अध्याय 71 जैसे को तैसा। ये कैसे हो सकता है? जूही हड़बड़ाते हुए आगे बढ़ी और पूरा बिस्तर उलट-पलट दिया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। आखिर तुमने उसे कहां छिपाया है? चुपचाप बाहर निकालो। उसने शालिनी का कॉलर पकड़ लिया और उसका चेहरा गुस्से और बौखलाहट से लाल हो रहा था। उसने खुद अपने हाथों से वो हार रजाई के अंदर छिपाया था, लेकिन अब वो वहां से गायब था। जूही को पूरा यकीन हो गया था कि शालिनी और ईशानी ने मिलकर पहले ही वो हार हटा दिया है। और अगर उन दोनों ने नहीं हटाया था, तो जिस चंद्रकला ने उन्हें इस बात की खबर दी थी, उसका भी इसमें हाथ होना तय था। एक पल के लिए उसने उन तीनों को बेहद शक भरी और तीखी नजरों से घूरा। शालिनी ने उपेक्षा से हंसते हुए कहा, क्या हुआ? जब दूसरों को फंसाने की तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं हुई, तो अब तुम हम पर ही इल्जाम मढ़ रही हो। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, चुपचाप लेजी से माफी मांग ली। वरना जब हम कॉलेज प्रशासन को ये बताएंगे कि तुमने एक सहपाठी पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया है, तो इस कॉलेज से तुम्हें ही बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही, जूही, तुमने ही तो हम सबको यहाँ गवाह बनने के लिए बुलाया था, लेकिन अब ऐसा कोई सबूत या सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि ईशानी ने तुम्हारा हार चुराया है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा शालिनी कह रही है, तुम दोनों जानबूझकर ईशानी को बदनाम करने का ये नाटक रच रही हो। वहां मौजूद सभी छात्र छात्राएं समझदार और सीधे स्वभाव के थे। भले ही वे पढ़ाई में ईशानी से थोड़ी बहुत ईर्ष्या रखते हों, लेकिन वे किसी बेकसूर को इस तरह सरेआम फंसते हुए देखना नहीं चाहते थे। देखते ही देखते जूही सबकी नजरों में आ गई और हर तरफ से उस पर सवाल उठने लगे, जिससे वह बुरी तरह घबरा गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ईशानी ने ही मेरा हार चुराया है। उसे जरूर इस बात का अंदेशा हो गया होगा कि मैं तलाश करने आऊंगी, इसलिए उसने पहले ही उसे किसी और जगह छिपा दिया। जूही की एक करीबी सहेली ने तुरंत बीच में आकर बात संभालते हुए कहा, ये बात भी मुमकिन है। ईशानी इतनी तेज तर्रार और समझदार है, भला वह चोरी का माल इतनी आसानी से हॉस्टल के कमरे में थोड़े ही छोड़ेगी। हो सकता है उसने उसे अपने पास ही कहीं छिपा रखा हो। वहां खड़ी किया ने अचानक आगे बढ़कर बात संभाली, एक काम करते हैं, ईशानी पर लगा ये शक दूर करने के लिए क्यों न जूही खुद इनकी तलाशी ले ले। वाह, ईशानी मंद मंद मुस्कुराई। उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था मानो वे कोई खूंखार अपराधी हों। अगर उनके पास वो गुप्त शक्ति न होती, तो आज सचमुच ये दोनों मिलकर उन्हें किसी बड़े संकट में फंसा देती। लेकिन चूंकि वे तमाशा बनाने पर तुली ही थी, तो क्यों न इस तमाशे को और बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, करवा लो तलाशी। लीजी, ईशानी के मुंह से पूरी बात निकल भी नहीं पाई थी कि शालिनी ने बीच में ही उन्हें रोक दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये लोग साफ साफ तुम पर धौंस जमा रही हैं और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, फिर भी तुम इनकी हर बात मान रही हो। ये पुलिस तो नहीं है, तुम्हें इन्हें अपनी तलाशी लेने की कोई इजाजत नहीं देनी चाहिए। कोई बात नहीं हुड्डा, अगर वे तसल्ली करना चाहती हैं, तो उन्हें तलाशी लेने दो। ईशानी ने शालिनी की बांह थपथपाई और प्यार से उसे शांत किया। गुस्सैल और आक्रामक जूही और किया के मुकाबले ईशानी का ये शांत और कोमल स्वभाव हर किसी को प्रभावित कर रहा था। दुनिया हमेशा कमजोर और शांत दिखने वाले इंसान के साथ सहानुभूति रखती है, और जो लोग अभी तक सिर्फ मजा ले रहे थे, उन्हें भी अब थोड़ा अजीब महसूस होने लगा था। जूही ने आसपास खड़े लोगों के ताने सुने तो उसका गुस्सा और भड़क उठा। ईशानी ने खुद अपनी मर्जी से हामी भरी है, इसमें तुम्हारी कौन सी मुसीबत है? शालिनी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, अगर यह मामला हमारा नहीं था, तो तुमने हमें यहाँ बुलाया ही क्यों था? और अब जब तुम्हारी पोल खुल गई है, तो तुम बात पलटने की कोशिश कर रही हो। वही तो, बाकी छात्र भी अब खुलकर ईशानी के समर्थन में बोलने लगे थे। जूही का चेहरा कभी नीला तो कभी पीला पड़ रहा था, और किया मन ही मन उसे कोस रही थी कि यह लड़की इतनी बड़ी मूर्ख है कि एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाई। किया ने मामले को संभालते हुए कहा, जूही बस बहुत ज्यादा परेशान है। वो हार उसकी मम्मी ने उसे बालिग होने पर तोहफे में दिया था, इसलिए उसके लिए उसका बहुत भावनात्मक महत्व है। किया की इस बात के बाद भीड़ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। इसके बाद उसने ईशानी की तरफ देखा और कृत्रिम विनम्रता से बोली, ईशानी, अगर तुम चाहो तो हम सबकी भी तलाशी ले सकती हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। मन ही मन ईशानी मुस्कुराई। उन्होंने आज समझ लिया कि असली शातिर और चालाक लोग कैसे होते हैं। लेकिन अब उनकी बारी थी। उन्होंने अपनी थकी हुई उंगलियों को हल्का सा सहलाया और उनके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ गई। तो ठीक है, जूही मेरी तलाशी ले ले, लेकिन अकेले मेरी तलाशी लेना सही नहीं होगा। तुम और जूही हम सबसे पहले यहाँ मौजूद थी, क्या पता वह हार तुम दोनों में से किसी के पास हो। इसलिए अगर तलाशी होगी, तो सबकी एक साथ होनी चाहिए। ये सुनकर किया का चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ गया। क्यों? क्या किया जी को इस बात से कोई आपत्ति है, या फिर यह हार तुमने खुद ही कहीं गिरा दिया था? ईशानी के इन तीखे शब्दों का मतलब साफ था कि वे दोनों ही इस नाटक की डायरेक्टर और कलाकार थीं। किया ने गुस्से से अपने दांत भींचे, एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, जूही और मैं खुद अपनी भी तलाशी दिलवा देती हूँ। आखिरकार उन्हें पूरा भरोसा था कि वो हार ईशानी के पास ही मिलेगा। जैसे ही पुख्ता सबूत सामने आएगा, ईशानी खुद शर्म के मारे इस कॉलेज में नहीं टिक पाएगी। तो फिर लाओ, पहले मैं तुम्हारी और जूही की तलाशी लेती हूँ। शालिनी ने अपनी बाहें ऊपर चढ़ाई और जोश से आगे बढ़ी। हॉस्टल के कमरे के अंदर और बाहर गलियारे में छात्रों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। मामला इतना बढ़ चुका था कि हर कोई ये देखना चाहता था कि इस नाटक का अंत क्या होगा। ईशानी ने अपनी स्कूल बैग की सारी चीजें पलटकर बाहर रख दी, अपना कोट उतारकर जेबें खाली कर दी, हर तरफ देख लिया गया लेकिन उनके पास कुछ नहीं मिला। शायद इसने अपने अंदर के कपड़ों में छिपा रखा हो। जूही खुद आगे बढ़ी और उसने गुस्से में ईशानी की तलाशी लेनी चाहिए। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ गायब कैसे हो गया। शालिनी ने बीच में आकर जूही को एक झटके से पीछे धकेला और कड़क आवाज में बोली, जूही, अब तुम्हारी हदें पार हो रही हैं। हम अंधे नहीं हैं, ईशानी ने तुम्हारा कोई हार नहीं चुराया है, और अब तुम्हारी अपनी तलाशी लेने की बारी है। शालिनी ने बिना एक पल गंवाए जूही की तलाशी शुरू कर दी। जूही ने एक मोटे सूती जैकेट के साथ कई जेबों वाले कपड़े पहन रखे थे, लेकिन चूंकि वो खुद को स्लिम दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने जेबों में कुछ नहीं रखा था। नतीजतन उसकी तलाशी में भी कुछ हाथ नहीं लगा। शालिनी थोड़ी मायूस होकर पीछे हटी और जूही ने गर्व से नाक सिकोड़ते हुए कहा, देखा, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने किसी पर झूठा इल्जाम लगाया है। हे, कौन जाने, क्या पता तुमने इसे किसी और जगह छिपा रखा हो। और वैसे भी अभी किया जी की तलाशी बाकी है, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। शालिनी सीधे चलकर किया के पास पहुंची और अपनी ठुड्डी उचकाते हुए बोली, किया जी, अब आप भी अपना कोट उतार दीजिए, कृपया। किया पहले से ही इस ड्रामे से उब चुकी थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जूही इतनी नासमझ निकलेगी कि एक साधारण सा काम भी ढंग से नहीं कर पाएगी। उसने अपने भीतर सुलगते गुस्से को दबाया, अपना कोट एक झटके में उतारकर साइड में रख दिया, ताकि इन दोनों को चुप कराकर वो जूही से बाद में हिसाब चुकता कर सके। उसे सपने में भी यह ख्याल नहीं आया था कि जूही का वो खोया हुआ हार असल में उसी के कोट से बाहर आ गिरेगा। जैसे ही कोट नीचे उतरा, उसके साथ ही एक चमकती हुई चीज फर्श पर आ गिरी।
छन फर्श पर मोतियों के टकराने की बड़ी स्पष्ट आवाज गूंजी और वो कमरा जो अभी तक कानाफूसी से गूंज रहा था पल भर में ऐसा शांत हो गया जैसे सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे जाए। हाँ हाँ जूही, क्या ये वही तुम्हारा अनमोल हार है? और जरा देखो तो ये तो हमारी आदरणीय किया जी के पास से निकला है। शालिनी की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने फुर्ती से झुककर जमीन से वो हार उठा लिया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज में ऐसा व्यंग्य और जोर डाला कि हर किसी के कान खड़े हो गए। किया यह नजारा देखकर सन रह गई। वो हार उसके कोट से कैसे निकल सकता था? उसने तो शुरू से लेकर अंत तक उसे छुआ तक नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने दिन दहाड़े किसी भूत या परछाई को देख लिया हो। जूही का भी खून सूख गया और वो घबराकर लगातार सफाई देने लगी। ये नामुमकिन है। किया कभी मेरी चीजें नहीं चुरा सकती। मुमकिन क्यों नहीं है? रंगे हाथों चोर पकड़ा गया है। अब तुम यह मत कहना कि यह हार भी ईशानी ने चुपके से किया के कोट में खिसका दिया था। जूही का दिल तो यही कहने का कर रहा था, लेकिन वह जानती थी कि ये दलील कितनी बचकानी और झूठी लगती। ईशानी का तो किया से दूर दूर तक कोई मेल जोल नहीं था, तो वह उसे कैसे फंसा सकती थी? हालांकि उन दोनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि जूही का वो हार आखिर किया के पास कैसे पहुंच गया। इस बीच ईशानी ने खुद को थोड़ा सामान्य कर लिया था। लगातार 2 बार अपनी मानसिक शक्ति टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करने की वजह से उन्हें थोड़ी सी मानसिक थकान और हल्का चक्कर महसूस हुआ था। लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार उन्होंने इस शक्ति का बहुत सधे हुए तरीके से इस्तेमाल किया था। उन्होंने चुपके से उस हार को उठाकर किया के कोट की अंदरूनी जेब में खिसका दिया था, ताकि वह बिल्कुल सही मौके पर रंगे हाथों पकड़ी जाए। दूसरों को फंसाने का शौक जिसे था, आज उसे खुद उसी फंदे में उलझने का स्वाद चखना ही था। यह मैंने नहीं लिया। मैं ऐसे 2 कौड़ी के नकली हार को देखना भी पसंद नहीं करती। किया का चेहरा गुस्से और जिल्लत से पीला पड़ चुका था। आसपास खड़े लोगों की शक भरी और उपहासपूर्ण नजरें उसे अंदर तक झकझोर रही थी और हताशा में उसके मुंह से अनायास ही कड़वे शब्द निकल गए। असल बात तो ये थी कि किया गलत नहीं कह रही थी। वो हार वाकई जूही की मां ने उसे दिया था और वो उसके लिए बहुत कीमती था, लेकिन किया जैसी अमीर और अहंकारी लड़की के लिए उसकी कोई औकात नहीं थी। लेकिन किया के मुंह से निकले उस अपमानजनक वाक्य ने जूही के सीने पर सांप लौट दिया। वो समझ गई कि किया उसकी कितनी परवाह करती है और उसका दिल भीतर तक टूट गया। एक तरफ डॉगी ईट डॉग आपसी फूट का ये तमाशा चल रहा था और ईशानी साइड में खड़ी होकर बड़े आराम से इसका आनंद ले रही थी। अब जब हार बरामद हो चुका है, तो क्या किया और जूही अपने उस समझौते को पूरा करेगी? ईशानी को अब इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि ये दोनों पूरे कॉलेज के सामने उनसे माफी मांगे। अध्याय 72 अखबार में माफीनामा। हालांकि वे दोनों ईशानी पर झूठा इल्जाम लगाते वक्त बहुत आक्रामक थी, लेकिन जब खुद पर बात आई तो उन्होंने हर तरह से बचने और झूठ का सहारा लेने की कोशिश की। तीनों को प्रिंसिपल के कमरे में बुलाया गया, जहां प्रिंसिपल के साथ साथ किया के माता पिता भी मौजूद थे। वंदना ने ईशानी को घृणा की नजरों से देखा और उसके लहजे में गहरी हकारत भरी थी। छोटे मोटे इलाकों से आने वाले लोग कितने बेशर्म होते हैं, ये बात साबित हो गई है। इन्हें हमेशा दूसरों को गलत साबित करने की कला आती है। प्रिंसिपल साहब, मेरी किया के साथ जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से एक साजिश थी। मुझे नहीं पता कि ईशानी ने किस चालाकी से वो हार किया के कपड़ों में खिसकाया, लेकिन जो भी हुआ उसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। बस करो। चरणजीत ने उसे बीच में ही रोक दिया। वो वंदना के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थे। वह बात बात पर तमाशा खड़ा करने में माहिर थी। अगर कियान राय से उसका रिश्ता न होता तो वह दिल्ली मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने की योग्यता भी नहीं रखती थी। वंदना गुस्से से उबल पड़ी और कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन कियान राय ने उसे हाथ के इशारे से चुप करा दिया। उस शालीन और सौम्य दिखने वाले आदमी के चेहरे पर एक पल के लिए बहुत ही कुटिल मुस्कान तैर गई, जिसे ईशानी ने अपनी पैनी नजरों से देख लिया। उस आदमी के चेहरे के हाव भाव को देखकर ईशानी के मन में तरह तरह के विचार घूमने लगे। अगर वो गलत नहीं थी तो कियान राय की शक्ल उनके गुरु की राय से लगभग 60% मिलती जुलती थी। इसके अलावा चूंकि दोनों का उपनाम राय ही था, ईशानी के दिमाग में एक सुराग साफ हो चुका था। छात्रा ईशानी, इस मामले में जूही और किया ने आपके साथ गलत किया है। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। कियान राय दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के मुख्य सर्जन थे, इसलिए वो वंदना की तरह नासमझ नहीं थे। लोगों से डील करने और बात संभालने में वो उससे कोसों आगे थे। उन्होंने बहुत नरमी से मुस्कुराते हुए बड़े विनम्र तरीके से माफी मांगी, लेकिन उनकी उस बनावटी मुस्कान ने ईशानी के भीतर एक अजीब सी कड़वाहट पैदा कर दी। शायद कियान राय को लगता था कि ईशानी कोई साधारण छात्रा है जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, इसलिए जब ईशानी ने उनकी माफी तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उनके चेहरे की वो कृत्रिम मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई। माफ कीजिएगा, मैं यह माफी स्वीकार नहीं करती। अगर आज इनकी यह साजिश कामयाब हो जाती, तो क्या आप तब भी इतनी आसानी से इन्हें छोड़ देते? तुम होती कौन हो जो मेरी किया से अपनी तुलना करोगी? वंदना से चुप नहीं रहा गया और उसने बीच में टोक दिया। चुप रहो। कियान राय ने गुस्से में दहाड़ लगाई। एक मूर्ख और झगड़ालू पत्नी अपने पति के लिए हमेशा मुसीबत का सबब बनती है, इस बात का एहसास आज उन्हें अच्छी तरह हो गया था। उन्होंने खुद को संभालते हुए ईशानी से कहा, तुम जो मुआवजा चाहोगी मैं वह देने को तैयार हूँ। तुम हेलोंगजियांग प्रांत से हो ना? वहाँ के हालात दिल्ली जैसे अच्छे नहीं हैं। ऐसा करो, मैं बतौर हरज जाना तुम्हें 100 रुपए देता हूँ, इस बात को यहीं खत्म करो। ईशानी को जोरों की हंसी आ गई। 100 रुपए, जैसे किसी भिखारी को विदा कर रहे हूँ। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि उनके गुरु अपने उन पुराने बेटों और शिष्यों के बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते थे। वे सब के सब पाखंडी और अहंकारी थे और उनके ज्ञान के लायक बिल्कुल नहीं थे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस इनसे माफी चाहती हूँ। ईशानी अपनी बात पर पूरी तरह अडिग थी। कियान राय समझ गए कि अब इस लड़की से बात करना बेकार है, इसलिए उनके चेहरे के तेवर बदल गए। क्या तुम्हें इतना अड़ियल होना जरूरी है? तुम्हें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हमसे पंगा लेने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला। ईशानी ने उनकी इस धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे चरणजीत की तरफ देखा। प्रिंसिपल साहब, क्या हमारे इस संस्थान का उसूल अपनी बात से मुकर जाना है? चरणजीत की उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन एक युवा छात्रा के मुंह से ऐसी बात सुनकर उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जाहिर है उन्हें कियान राय और उनकी पत्नी का ये घटिया रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन कियान राय आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों में माहिर थे और उनकी सर्जरी के हुनर का कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए उन्होंने अक्सर उनकी हरकतों पर आंखें मूंद ली थी। छात्रा ईशानी, भले ही किया और जूही की गलती थी, लेकिन सरेआम माफी मांगने की जिद करना कुछ ज्यादा ही कड़ा कदम हो जाएगा। तुम सब भविष्य में साथ ही पढ़ाई करने वाली हो, इसलिए थोड़ा उदार बनो। ऐसा क्यों न किया जाए कि वो और जूही एक लिखित माफीनामा दें और उसे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा दें। चरणजीत खुद अपनी नजरों में गिर चुके थे। ईशानी ने कुछ पलकों तक उनकी तरफ गहरी नजरों से देखा। उनकी आंखें थोड़ी सी झुकी हुई थी, जिनमें साफ तौर पर उपहास और व्यंग्य झलकता था। ठीक है, जैसा आप कहें। चूंकि प्रिंसिपल ने खुद इस मामले में अपना फैसला सुना दिया था, इसलिए अब उन दोनों से खुलकर माफी मंगवाना मुमकिन नहीं था। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली मेडिकल कॉलेज के प्रति ईशानी के मन में जो थोड़ा बहुत सम्मान या मोह था, वो पल भर में कपूर की तरह उड़ गया।
उन्होंने सामान्य यूनिवर्सिटी की जगह इस मेडिकल कॉलेज को सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि उन्हें लगा था कि यहाँ पढ़ाई का माहौल ज्यादा गंभीर और पेशेवर होगा। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ भी राजनीति और पक्षपात का बोलबाला है। चरणजीत ने ईशानी को पीठ दिखाकर जाते हुए देखा और उनके होंठ कांप उठे। ईशानी की वे उपहास भरी नजरें उनके दिल में किसी सुई की तरह चुभ रही थी। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी की मेहनत से जो इज्जत कमाई थी वह आज पूरी तरह धूल में मिल चुकी थी। शुक्र है कि प्रिंसिपल साहब समझदार थे और उन्होंने उस ईशानी को सर पर नहीं चढ़ाया, वरना वह हमारी किया को ही गलत साबित कर देती। लोग ठीक ही कहते हैं कि पिछड़े इलाकों के लोग बदतमीज और अड़ियल होते हैं, ये बात 100% सच है। चरणजीत पहले से ही भीतर खिसियाए हुए थे और जब उन्होंने वंदना के मुंह से यह बात सुनी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह मत भूलो कि तुम खुद भी उसी प्रांत से ताल्लुक रखती हो। वंदना हक्का बक्का रह गई और कियान राय ने तुरंत उसका हाथ खींचकर उसे चुप कराया। क्या तुम कभी बिना दिमाग के बात करना बंद करोगी? इस पूरे मामले में किया पहले से ही मुश्किल में फंसी है। चरणजीत वैसे ही दबी जुबान वाले इंसान हैं, उनसे अपनी बात मनवाना आसान नहीं था और तुम अपनी इन फालतू बातों से आग में घी डालने का काम कर रही हो। मैंने जानबूझकर थोड़ी कहा है, मुझे तो बस उस ईशानी पर गुस्सा आता है। उसे इस तरह बिना सजा पाए जाते देख मेरा खून खौल रहा है। सुनिए जी, हमारी इकलौती बेटी किया है, क्या आप उसे इस तरह दूसरों के हाथों जलील होते देखते रहेंगे? वंदना ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर तुम क्या चाहती हो? कियान राय ने पूछा। वंदना की आंखें घूमी और उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आ गई। अगले हफ्ते कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप शुरू होने वाली है और ईशानी की ड्यूटी पक्का दिल्ली के उसी बड़े अस्पताल में लगेगी। जब वो वहां आएगी तो मैं देखूंगी कि वह कैसे बचती है। अगर उससे कोई छोटी सी भी चिकित्सीय चूक मेडिकल मिस्टेक हो गई या उसने किसी रईस मरीज से पंगा ले लिया। एक गांव की लड़की को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाने के उसके पास 1000 रास्ते थे। ठीक है, कियान राय ने अपने सोने के फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया और उसकी इस बात पर हामी भर दी। वह भी इस बात से अंदर ही अंदर चिढ़े हुए थे कि एक सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़की ने सरेआम उनकी ऑटोरिदाद को चुनौती दी थी। ईशानी इन सब षड्यंत्रों से पूरी तरह बेखबर थी और शालिनी को जब इस फैसले के बारे में पता चला तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। ये कैसा घटिया कॉलेज है, इन्हें जरा भी इंसाफ करना नहीं आता। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं इस कॉलेज से नाम कटाकर बाहर आ जाती। शांत हो जाओ हुड्डा, कम से कम कॉलेज के अखबार में माफीनामा छपने से किया और जूही की अच्छी खासी फजीहत तो हो ही जाएगी। अपना गुस्सा थूको। ईशानी ने शालिनी का कंधा थपथपाया और अपनी सहेली को इस तरह अपने लिए लड़ते देख उनके दिल का सारा भारीपन छूमंतर हो गया। बच गई दोनों की दोनों। उधर दूसरी तरफ ही लिन्युवान पर चढ़ी बेहोश करने वाली दवा का असर धीरे धीरे कम हुआ और उन्हें होश आ गया। ईशानी का वह सदियों पुराना जिनसेंग अर्क सचमुच जादुई साबित हुआ था। वे मौत के मुंह से वापस लौट आए थे। कैप्टन, गनीमत है कि आपको होश आ गया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपनी भाभी को क्या मुंह दिखाता? देशराज उनके बिस्तर के ठीक बगल में खड़ा था और वह लंबा चौड़ा कद्दावर सैनिक इस वक्त बच्चों की तरह अपनी आंखें पोंछ रहा था। ही लिन्युम ने उसे घूरते हुए डांट लगाई, इसलिए आगे से हर कदम फूंक फूंक कर रखना और इस तरह की बेवकूफी भरी बहादुरी मत दिखाना। ये हादसा टाला जा सकता था, लेकिन मिशन पूरा होने के बाद उन्होंने इलाके की ठीक से छानबीन नहीं की थी, जिसकी वजह से एक दुश्मन पीछे छूट गया था। जी हाँ कैप्टन, देशराज ने मुस्तैदी से सैल्यूट किया। इस भयानक अनुभव के बाद वह जिंदगी में कभी लापरवाही नहीं बरतने वाला था। कैप्टन, हम लोग कल ही वापस दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। मैंने आज ही हरवंश सर से बात की थी, उन्होंने बताया कि आपकी पोस्टिंग भी दिल्ली के ही मिलिट्री अस्पताल में कर दी गई है। अब आप वहां पहुंचकर आराम से अपनी पत्नी से मिल सकेंगे। देशराज बड़ी खुशी से यह बात बता रहा था, लेकिन ये सुनते ही लिन्युवान के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और तनाव छा गया। जब वो सीक्रेट मिशन पर जा रहे थे तब उन्होंने ईशानी से वादा किया था कि वे बिल्कुल सुरक्षित लौटकर आएंगे, लेकिन इस बार तो वे लगभग अपनी जान गंवा ही बैठे थे। उन्हें डर था कि ईशानी इस बात पर उनसे बहुत गुस्सा होंगी। वार्ड के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हरवंश अंदर की सारी बातें सुन रहे थे और उनके चेहरे की वह सख्त सिल्टें धीरे धीरे शांत हो रही थी। पता चला कि उनके बेटे के जीवन में भी कोई ऐसा है जिसकी वह इतनी परवाह करते हैं, ये जानकर उन्हें बहुत सुकून मिला। वे एक अच्छे पिता नहीं बन पाए थे और न ही अपने बेटे की सही से रक्षा कर पाए थे, लेकिन अब उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि भविष्य में कोई ऐसा है जो उससे प्रेम करेगा। सर, नज़ लिन्युवान की पट्टी बदलने के लिए आ रही थी और जैसे ही उसने बाहर हरवंश को खड़ा देखा, उसने सम्मान से पुकारा। हरवंश को रोकने का मौका ही नहीं मिला। वार्ड के भीतर जब लिन्युम ने नज़ की आवाज सुनी तो उन्होंने चादर को अपनी मुट्ठियों में कसकर भींच लिया और उनकी आंखें एकदम ठंडी हो गई थीं। दरवाजे के शीशे से लिन्युम के चेहरे का वह भाव देखकर हरवंश का दिल अंदर तक छलनी हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे नज़ से धीमी आवाज में कहा, जाओ अंदर जाकर पट्टी बदल दो। वो खुद अंदर नहीं गए, बल्कि चुपचाप मुड़कर वहां से लौट पड़े। उनकी वो लंबी और मजबूत काया आज पहली बार बेहद अकेली और वीरान लग रही थी। अध्याय 73 इंटर्न। ईशानी इस हफ्ते के अंत में भी अपने घर नहीं लौट पाई। उसी दौरान उनके दोनों बच्चों की तस्वीरें उनके पास भेजी गईं। मेधावी एक शर्ट और शॉर्ट्स में था और प्रियांशी ने गुलाबी रंग की परी जैसी फ्रॉक पहन रखी थी। दोनों बच्चे बेहद सुंदर थे और तस्वीरों में तो उनकी खूबसूरती और भी निखर कर आ रही थी। लिजी, क्या ये तुम्हारे भाई बहन हैं? ये दोनों कितने प्यारे हैं। जब शालिनी ने उन्हें दोनों तस्वीरें थामे हुए और उन्हें निहारते देखा तो वह पास आकर देखने लगी और तुरंत उन तस्वीरों की तरफ आकर्षित हो गई। ईशानी के होठों के कोने ऊपर उठ गए और उनके गालों पर हल्के से डिंपल उभर आए। ये मेरे बच्चे हैं क्या? शालिनी बुरी तरह चौंक गई। उसकी आंखें वैसे ही बड़ी थी और इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो वे बाहर ही निकल आएंगी। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? ईशानी को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह 18 साल से ज्यादा की हैं और यह बात तो दूर दूर तक नहीं लग सकती थी कि उनके 2 बच्चे भी हैं, और वो भी 5-6 साल के बड़े बच्चे। ईशानी ने सिर हिलाया। शालिनी ने कई बार तसल्ली करने के बाद जाकर इस बात पर यकीन किया। तुम सचमुच बहुत आगे हो। मैं भी तुम्हारी ही उम्र की हूँ, लेकिन मेरा अभी तक कोई हमसफर नहीं है। हालांकि मन में थोड़ी बहुत ईर्ष्या होने के बावजूद शालिनी ऐसी नहीं थी कि बस किसी से भी शादी कर ले। वो अपने स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी कि किसी दूसरे के प्रति सहज रूप से आकर्षित होना उसके लिए आसान नहीं था और कोई आम पुरुष उसके इस बेबाक और दबंग स्वभाव को पसंद भी नहीं करता। इसलिए जब तक उसकी किस्मत का सही वक्त नहीं आता वह इस बारे में परेशान होने वाली नहीं थी। लिजी, मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे जीवन साथी क्या करते हैं? हम इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं और तुम सचमुच बातें छिपाने में माहिर हो। हॉस्टल के कमरे में सिर्फ वे दोनों ही थीं। वे बिस्तर पर बैठी थी और ईशानी ने ही लिन्युवान के बारे में वो सारी बातें बता दी जो वह बता सकती थी। दिल्ली मेडिकल कॉलेज और दिल्ली अस्पताल के बीच एक साझा समझौता था, जिसके तहत छात्र पहले साल से ही अस्पताल में व्यावहारिक ज्ञान हासिल करने जा सकते थे। आखिरकार आप किताबों से चाहे जितनी भी थ्योरी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप खुद मैदान में हाथ नहीं आजमाते तब तक असली तजुर्बा नहीं मिलता।
इस बार इंटर्नशिप की टीम का नेतृत्व वंदना कर रही थी। उनके अंकों और रैंकिंग के आधार पर किया, ईशानी, शालिनी और जूही को एक ही ग्रुप में रखा गया था। किया के उस ठंडे और अकड़े हुए चेहरे को देखकर शालिनी ने अपने होंठ सिकोड़े और फुसफुसाते हुए कहा, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि यह यहाँ मुंह उठाकर चली आए। किया की प्रतिष्ठा अब पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। उसके और जूही द्वारा ईशानी पर झूठा इल्जाम लगाने की पूरी कहानी कॉलेज के अखबार में छप चुकी थी। छात्र भले ही उसके मुंह पर कुछ न कहते हों, लेकिन पीठ पीछे हर कोई उसी के बारे में बातें कर रहा था। अगर शालिनी की जगह कोई और होता तो शायद शर्म के मारे उसका घर से निकलना मुश्किल हो जाता, लेकिन किया के पास गजब की ढिठाई थी। किया ने अपनी मुंह से मुठ्ठियां भींच रखी थी। उसने शालिनी की बात सुन ली थी। अगर आम दिन होते तो वह तुरंत पलटकर खरी खोटी सुना देती, लेकिन जब से ईशानी ने उसे सरेआम बेनकाब किया था, तब से उसके भीतर एक अनजाना सा डर बैठ गया था। ईशानी वाकई एक अजीब और रहस्यमय इंसान थी। हालांकि उसके माता-पिता ने पहले ही उसके लिए बदला लेने का पूरा जाल बुन रखा था, इसलिए उसे बस चुपचाप इंतजार करना था। जब वे लोग दिल्ली अस्पताल पहुंचे तो कियान राय ने सभी छात्रों को अलग-अलग डॉक्टरों के अंडर में स्टडी के लिए बांट दिया और इत्तेफाक से ईशानी और बाकी दोनों को उन्हीं के जिम्मे सौंप दिया गया। छात्रा ईशानी, तुम प्रथम वर्ष की सबसे मेधावी छात्रों में से एक हो, इसलिए हमारे पास एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मरीज है, जिसकी जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप रहे हैं। कियान राय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी, लेकिन ईशानी एक पल के लिए भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकती थी कि वह इतने भले इंसान हैं। वो मरीज निश्चित रूप से कोई ऐसा शख्स होगा जिससे निपटना आसान न हो, और वे लोग चाहते थे कि ईशानी उससे उलझकर खुद मुसीबत में फंस जाए। लेकिन ईशानी भी इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी कि ऐसी छोटी-मोटी चालों से घबरा जाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो तुम और शालिनी मिलकर वार्ड नंबर 302 की जिम्मेदारी संभालोगी। कियान राय के ये निर्देश देते ही बाकी छात्र, जो कियान परिवार के इन गुप्त षड्यंत्रों से पूरी तरह अनजान थे, ईशानी और शालिनी को ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। काश हमारी किस्मत भी इतनी अच्छी होती। अगर हम किसी वीआईपी मरीज की सही से देखभाल कर लें, तो भविष्य में हमारा करियर सेट होना तय है। अरे भाई, इसके लिए तुम्हारे पास ईशानी जैसी काबिलियत भी तो होनी चाहिए। वो अपने बैच में टॉपर है, तभी तो डॉक्टर राय ने बिना झिझक के उसे यह जिम्मेदारी सौंपी है। चलो, लगता है हमें भी अब अपनी पढ़ाई और मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। बाकी छात्रों की इस कानाफूसी और ईर्ष्या भरे माहौल के बीच ईशानी और शालिनी सीधे वार्ड नंबर 302 की तरफ बढ़ गईं। वार्ड के बाहर सेना के कई कड़क जवान पहरा दे रहे थे। शालिनी वैसे तो बहुत दिलेर और बेबाक लड़की थी, लेकिन पहली बार इतने सारे फौजी अफसरों को देखकर उसके पांव भी थोड़े कांपने लगे थे। लिजी, यह मरीज आखिर है कौन? इसके कमरे के बाहर इस तरह फौजी पहरा क्यों दे रहे हैं? ईशानी खुद इस बात से अनजान थी, लेकिन जिस मरीज को फंसाने के लिए कियान राय ने इतनी लंबी चाल चली थी, वो यकीनन कोई बहुत रसूखदार और ताकतवर इंसान रहा होगा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही वे दोनों दरवाजे के पास पहुंची, एक भारी भरकम आवाज ने उन्हें वहीं रोक दिया। रघुवीर ने उन दोनों खूबसूरत युवतियों को देखा और गंभीर लहजे में पूछा। शालिनी थोड़ा सहम गई और उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ईशानी ने आगे बढ़कर जवाब दिया, हम यहाँ इंटर्न के तौर पर आए हैं और मरीजों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। क्या हम अंदर जाकर मरीज की स्थिति देख सकते हैं? तुम दोनों, रघुवीर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा और उसे साफ लगा कि ये दोनों लड़कियां उम्र में बहुत कच्ची हैं और इस काम के लिए बिल्कुल भरोसेमंद नहीं दिखती। इसके अलावा उनके कैप्टन कोई आम इंसान या गिनीपिग नहीं थे कि हर कोई मुंह उठाकर उनका इलाज करने चला आए। यहाँ इलाज के लिए पेशेवर और सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से तुरंत चली जाओ। रघुवीर ने बिना किसी लिहाज के उन्हें वहां से भगा दिया और वार्ड के दरवाजे के करीब भी नहीं फटकने दिया। उनके कैप्टन इस वक्त गंभीर रूप से घायल थे और उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। अगर ये सुंदर दिखने वाली लड़कियां जासूस या दुश्मन की तरफ से भेजी गई हुई, तो उसकी अपनी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सबके वहां से चले जाने के बाद रघुवीर अपनी इस मुस्तैदी पर थोड़ा इतराते हुए सीधे वार्ड के अंदर गया ताकि अपनी कारगुजारियों की जानकारी दे सके। ही लिन्युवान को अभी होश आया था। हालांकि वह जादुई जिनसेंग अर्क बहुत असरदार था, फिर भी उनके शरीर के घाव इतने गहरे थे कि उन्हें ठीक होने में वक्त लगने वाला था। रघुवीर की बात सुनकर उन्होंने बस हल्का सा सिर हिलाया और धीमे स्वर में बोले, किसी भी फालतू या गैर जरूरी इंसान को अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। इस वक्त लिन्युवान को इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपनी ही पत्नी को दरवाजे से वापस भगा दिया है। जब उन्हें इस बात का पता चला था तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया था और उन्हें जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहा था। लेकिन फिलहाल इन बातों को यहीं छोड़ते हैं। जब ईशानी और शालिनी अपने ग्रुप के पास वापस लौटी और बाकी सहपाठियों को ये पता चला कि वे दोनों वार्ड के अंदर तक नहीं जा पाईं, तो कई लोगों के चेहरों पर दबी हुई हंसी और खुशी साफ झलकने लगी। कियान राय ने भी अपने चेहरे पर एक गंभीर और हमदर्द मुखौटा ओढ़े रखा और बड़े सधे हुए लहजे में बोले, खास और बड़े ओहदे वाले लोगों का मिजाज थोड़ा अलग होता है, ये सामान्य बात है। अब तुम लोग डॉक्टर हान के साथ अंदर जाकर सीखना शुरू करो। कियान राय द्वारा जिस डॉक्टर हान यानी डॉक्टर हान मौली का जिक्र किया गया था, वह कोई और नहीं बल्कि ही लिन्युवान की अटेंडेंट डॉक्टर थी। वो बेहद अभिमानी और अड़ियल स्वभाव की महिला थी और उनके दिल में ही लिन्युवान को लेकर कुछ खास और निजी भावनाएं थी। अगर उसने ईशानी और शालिनी को वहां देख लिया होता, तो वह यकीनन उन पर भड़क उठती और उन्हें निशाना बनाती। कियान राय मन ही मन अपनी इस चाल पर मुस्कुरा रहे थे और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही डॉक्टर हान मौली की नजर ईशानी के चेहरे पर पड़ी, उनके तेवर तुरंत बदल गए और उनका चेहरा तमतमा उठा। अंदर जाने के बाद अपनी जुबान पर लगाम रखना और फालतू की बकवास मत करना। अगर तुमने किसी बड़े अधिकारी को नाराज कर दिया, तो बाद में मुझसे यह मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। इंटर्न छात्रों को सिखाना इस अस्पताल की परंपरा थी, इसलिए हान मौली इस जिम्मेदारी से पूरी तरह इनकार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन वह ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि ईशानी जैसी कोई नई लड़की उनके सामने लाइमलाइट चुरा ले। ही लिन्युवान सिर्फ और सिर्फ उनके हैं, किसी दूसरी औरत को उनके आसपास भी फटकने का हक नहीं है। जब वे तीनों एक बार फिर उस वीआईपी वार्ड के दरवाजे पर पहुंची, तो हान मौली के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल चुके थे। कैप्टन रघुवीर, क्या भैया है की नींद खुल गई है? वो रघुवीर को तो सीधे उसके पद से संबोधित करती थी, लेकिन ही लिन्युवान को वो बड़े अधिकार के साथ भैया है कहकर बुलाती थी। हालांकि रघुवीर इस तरह के अंदरूनी ड्रामे और चालाकियों से कोसों दूर था और वो हान मौली की इस आत्मीयता से काफी प्रभावित था, इसलिए उसे उस पर पूरा भरोसा था। हाँ, वो जाग चुके हैं और डॉक्टर हान आपका ही इंतजार कर रहे हैं। क्या आप दोनों भी मेरे साथ अंदर चलना चाहती हैं? रघुवीर ने भले ही थोड़ी देर पहले ईशानी को भगा दिया था, लेकिन उसे लगा कि ये लड़कियां डॉक्टर हान के जरिए पिछवाड़े के रास्ते से अंदर घुसने की फिराक में हैं। ये लोग वाकई बहुत चालाक हैं। रघुवीर की उन आंखों में ईशानी और शालिनी के प्रति गहरी नाराजगी साफ झलक रही थी। शालिनी का खून खौल उठा। इस फौजी की आंखों में जरूर कोई कचरा चला गया है जो इसे सही गलत का फर्क नहीं दिखता। इसे क्या लगता है, वे लोग खुद चलकर यहाँ भीख मांगने आई थी? इतने बड़े लाट साहब बने फिरते हैं, जैसे कोई उनके सामने हाथ जोड़ने के लिए मरा जा रहा हो।
जब ईशानी ने हान मौली के मुंह से भैया है शब्द सुना तो उनकी आंखें और अधिक गहरी और रहस्यमयी हो गईं। वो फौजी पृष्ठभूमि वाले सिर्फ एक ही शख्स को जानती थी और यह इत्तेफाक इतना बड़ा भी नहीं हो सकता था। हान मौली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये दोनों लड़कियां अंदर जाएं, लेकिन वह कियान राय के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने मजबूरी में रघुवीर की तरफ देखकर अपनी बेबसी जताई। क्या करें, हम डॉक्टरों की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। दिन भर का काम वैसे ही थका देने वाला होता है और ऊपर से इन नए इंजन को संभालना हमारी किस्मत में लिखा है। डॉक्टर हान, आप सचमुच बहुत मेहनत करती हैं। अगर अस्पताल के सारे डॉक्टर आपकी तरह समर्पित हो जाएं, तो हम सैनिकों को बड़ी राहत मिल जाएगी। उन दोनों की यह नौटंकी सुनकर शालिनी ने मुंह बिचकाया और घृणा से नाक सिकोड़ते हुए सीधे हान मौली के पीछे पीछे वार्ड के अंदर कदम रख दिया। इस वक्त लिन्युवान बिस्तर के सिरहाने पर तकिए के सहारे आराम से बैठे हुए थे और उनके हाथ में ईशानी का लिखा हुआ वही पुराना खत था। वो आखिरकार दिल्ली लौट आए थे और उनके पास वो खत और तस्वीरें पहुंच चुकी थीं। इस समय उनके सख्त और कठोर चेहरे पर एक अद्भुत कोमलता और गर्माहट छाई हुई थी और उनके इस रूप ने अंदर कदम रखने वाली हान मौली को पल भर के लिए सम्मोहित कर लिया था। लेकिन उनके ठीक पीछे खड़ी ईशानी ने जैसे ही कमरे के भीतर नजर डाली, उनकी भरकुटी तन गई और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। अध्याय 74 नजरअंदाज। भैया है, आज आपकी तबीयत कैसी है? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? डॉक्टर हान मौली ने अपनी आवाज को थोड़ा और मीठा और बनावटी बनाते हुए कहा। वो मटकती हुई लिन्युवान के बिस्तर के पास गई और थोड़ा झुककर अपना हाथ उनके माथे पर रखने की कोशिश करने लगी। लिन्युवान ने घृणा और झुंझलाहट के साथ खुद को पीछे खींच लिया, लेकिन हान मौली के रास्ते से हटने की वजह से अब उन्हें अपने ठीक सामने खड़ी ईशानी साफ दिखाई दे रही थी। अरे वह प्रिया या ईशानी कहने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर ईशानी की उस सख्त और खौफनाक गुस्से से भरी आंखों पर पड़ी, वे बीच में ही सहम गए और उनके मुंह से निकला हुआ शब्द उनके गले में ही अटक गया। कहीं अली ने कोई गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया। ये सोचते ही लिन्युवान ने हान मौली से और ज्यादा दूरी बना ली और कड़े स्वर में बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। हान मौली तो लिन्युवान का ध्यान अपनी तरफ खींचने और उनके सामने अपनी अदाएं दिखाने आई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह सबके सामने उन्हें पूरी तरह दुत्कार देंगे। मैं भैया है, मैं तो बस। हान मौली का चेहरा शर्म और गुस्से से कभी नीला तो कभी पीला पड़ रहा था। वो दिल्ली अस्पताल की चहेती थी, क्योंकि उनकी जवानी और खूबसूरती के चर्चे हर तरफ थे और हर कोई उनकी तारीफ करता था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लिन्युवान इतने रुखे और बेपरवाह साबित होंगे, खास तौर पर तब जब उनके पीछे उनके अपने 2 इंजन छात्र भी खड़े थे। इस बेइज्जती ने हान मौली को अंदर तक झकझोर दिया था, लेकिन लिन्युवान को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है। उन्हें तो वो औरत आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि दूर रहो, फिर भी वह टस से मस नहीं हो रही थी। क्या उसे यह नहीं दिख रहा था कि अली का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा है? बाहर निकल जाओ। लिन्युवान का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने डांटते हुए उन्हें फौरन वहां से चले जाने का हुक्म दिया। अब हान मौली की चमड़ी चाहे जितनी भी मोटी क्यों ना हो, वह एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो अपना चेहरा दोनों हाथों से ढककर फफक फफक कर रोती हुई कमरे से बाहर भाग गई। शालिनी ने चोरी छिपे अपने होंठ भींचे और मन ही मन इस ड्रामे का पूरा आनंद लिया, लेकिन साथ ही लिन्युवान के उस भयानक गुस्से को देखकर वह थोड़ी सहम भी गई थी। उसने चुपचाप ईशानी की कमीज का कोना खींचा और इशारे से उसे भी बाहर चलने के लिए कहा। ईशानी ने उसका हाथ हल्के से दबाया और बोली, हुड्डा, तुम पहले बाहर जाओ। क्या? शालिनी बुरी तरह चौंक गई। लिजी, तुम पागल हो गई हो क्या? अंदर क्या कर रही हो? बात करते करते उसने डरते डरते ही लिन्युवान की तरफ एक नजर डाली और ईशानी को आंखों ही आंखों में चेतावनी देने लगी। इस आदमी का मिजाज सातवें आसमान पर है और यह बहुत खतरनाक लग रहा है। ईशानी इसके पास नहीं रह सकती। क्या तुमने देखा नहीं कि उसने अभी अभी हान मौली को डांट डांट कर कैसे भगा दिया और वो बेचारी रोते हुए बाहर गई? शालिनी के मन का ये डर भांप कर ईशानी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मेरा अपना आदमी है। क्या? शालिनी का सिर चकरा गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारे उन दोनों बच्चों के पिता? हाँ बिल्कुल। ईशानी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। इस खुलासे के बाद शालिनी को होश में आने में काफी वक्त लगा और उसका खुला हुआ मुंह बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। ये तो गजब का इत्तेफाक है। इसके अलावा ईशानी का यह हमसफर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बड़े घराने से ताल्लुक रखने वाला और फौज का एक कद्दावर अफसर निकला। वो तो मन ही मन अभी इसी आदमी के गुस्से और अकड़ को कोस रही थी, लेकिन गनीमत थी कि उसने अपनी वो बातें जुबान पर नहीं आने दी थी, वरना आज उसकी खैर नहीं होती। तो फिर मैं बाहर जाती हूँ। तुम दोनों ने इतने लंबे वक्त से एक दूसरे को नहीं देखा है, जी भरकर बातें करो। मैं बाहर पहरा देती हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। शालिनी इतना कहकर फुर्ती से दरवाजे की तरफ फिसल गई और बाहर निकल आई। वार्ड के बाहर रघुवीर अभी भी मुस्तैदी से पहरा दे रहा था। वीआईपी वार्ड का दरवाजा इतना मोटा और साउंड प्रूफ था कि अंदर क्या चल रहा है इसकी भनक तक बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर पहले जिस तरह हान मौली रोते हुए बाहर भागी थी, उसके बाद से रघुवीर के दिमाग में सवालों का बवंडर उठ रहा था। बाहर निकलते ही शालिनी को देखकर रघुवीर ने तुरंत सवाल दागा, डॉक्टर हान की यह क्या हालत है? क्या तुम दोनों ने अंदर जाकर उन्हें परेशान किया या उनके साथ बदतमीजी की? तुम्हारी आंखों में कौन सा कचरा भरा है जो तुम्हें सच नहीं दिखता? शालिनी ने दरवाजे की दूसरी तरफ खड़े होकर रघुवीर को ऐसे घूरा जैसे कोई द्वारपाल किसी दुश्मन को घूरता है। रघुवीर को अभी तक अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं था। उसे लग रहा था कि ये लड़कियां बहुत ढीठ और सिरफिरी हैं। इसके अलावा अंदर 3 लोग गए थे और बाहर सिर्फ 2 ही आए थे, जिसका मतलब था कि वो सबसे खूबसूरत लड़की अभी भी अंदर ही मौजूद थी। तुम्हारी वह साथी लड़की कहाँ है? वो अकेले अंदर क्या कर रही है? रघुवीर जैसा दुन भोला और सख्त इंसान जिंदगी में कभी किसी के सामने नहीं झुका था। उसकी बातें बेहद बेतुकी और अनोइंग थी। जाहिर है इस वक्त अंदर ईशानी अपने आदमी के साथ प्यार के पल बिता रही थी और यह बेवकूफ फौजी बिना सिर पैर के सवाल दागे जा रहा था। तुम्हें इससे क्या मतलब है कि लिजी अंदर क्या कर रही है? जब तक वह कोई गलत काम नहीं कर रही है, तब तक तुम्हें पूछताछ करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वो कोई गलत हरकत नहीं कर रही है? अगर हमारे कैप्टन की सेहत को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हारी डीन तो क्या पूरा कॉलेज मिलकर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। रघुवीर यूं तो बहुत सीधा और ईमानदार सैनिक था, लेकिन लिन्युवान के प्रति उसकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि वो किसी भी खतरे का जोखिम नहीं उठा सकता था। भले ही उसके कैप्टन एक सामान्य महिला को चींटी की तरह मसलने की ताकत रखते थे, फिर भी वो किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता था और उसने सीधे वार्ड का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। कमरे के भीतर लिन्युवान ने ईशानी का हाथ अपने हाथों में कसकर थाम रखा था और वो बड़े प्यार से उन्हें ये सफाई दे रहे थे कि हान मौली से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो औरत खुद ही जबरदस्ती उनके पीछे पड़ी रहती है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ईशानी के चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान लाई थी और उन्हें अपनी बाहों में भरकर उनके कोमल होठों को चूमने ही वाले थे। तभी उस बेवकूफ रघुवीर ने आकर दरवाजा खोल दिया और अंदर घुस आया। कैप्टन बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए उन दोनों प्रेमियों को देखकर रघुवीर के गले में अटके शब्द वहीं के वहीं सूख गए।
दफा हो जाओ। ही लिन्युआन को अपनी प्रिय पत्नी के साथ सुकून के 2 पल बिताए अभी मुश्किल से कुछ ही सेकंड हुए थे और इस अड़ियल और नासमझ इंसान ने सारा मूड खराब कर दिया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उनकी आंखों में जैसे आग भड़क उठी। मैं अभी बाहर जाता हूँ। रघुवीर अपने कैप्टन से सबसे ज्यादा डरता था और इस वक्त उनकी खूंखार और गुस्से से भरी मूरत देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जैसे ही रघुवीर ने हड़बड़ी में दरवाजा बंद किया और बाहर खड़ी शालिनी को देखा तो उसे लगा कि वह गुस्से से पागल हो जाएगा। तुम्हें ये सब पहले से पता था? अरे मुझे क्या पता होगा। शालिनी अपनी हंसी रोकने की लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन हंसी के मारे उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वे रघुवीर के लिए किसी तमाचे से कम नहीं लग रहे थे। रघुवीर ने गुस्से से अपनी मुठियां भींच ली और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी उस सहेली का आखिर मेरे कैप्टन के साथ क्या रिश्ता है? हमारे कैप्टन पहले से ही शादीशुदा और जिम्मेदार इंसान हैं। उसकी इस बात का मतलब लगभग यही था कि ईशानी ने किसी शातिर चाल से उनके कैप्टन को अपने जाल में फंसा लिया है। शालिनी ने आसमान की तरफ देखते हुए अपनी आंखें घुमाई और झुंझलाकर बोली, क्या तुम्हारा कैप्टन कोई ऐसा गिरा हुआ इंसान है जो किसी के भी झांसे में आ जाए? बिल्कुल नहीं, रघुवीर ने तुरंत जवाब दिया। उनके कैप्टन तो किसी औरत को अपने आसपास फटकने तक नहीं देते थे। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने कैप्टन को इस तरह किसी के प्रति बेकाबू और पिघलते हुए देखा था। बस तो फिर ज्यादा दिमाग मत चलाओ। शालिनी अब उससे बात करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो बंदा सचमुच बहुत कमक था। रघुवीर का दिमाग जैसे थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ गया था और फिर अचानक उसे एक तेज झटका लगा जिससे उसे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। हाँ, कैप्टन तो इतने पवित्र और उसूलों वाले हैं कि वो सिर्फ अपनी जीवन संगिनी को ही अपने करीब आने की इजाजत दे सकते हैं। तो इसका मतलब अंदर मौजूद वह खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि उनकी अपनी भाभी थी। रघुवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका हाल बेहाल हो गया। उसने थोड़ी देर पहले अपनी ही भाभी को वार्ड के अंदर जाने से रोक दिया था और डॉक्टर हान के साथ मिलकर उन पर झूठे इल्जाम लगाए थे। आज तो उसने अपने कैप्टन और भाभी दोनों को एक साथ नाराज करके अपनी मौत को दावत दे दी थी। कमरे के अंदर वे दोनों प्रेमी आखिरकार एक दूसरे से अलग हुए। वे बहुत लंबे समय के बाद मिले थे, इसलिए ही लिन्युआन के पास अपने प्यार का इजहार करने के लिए शब्दों की कमी थी। वो बस बार बार ईशानी को अपनी मजबूत बाहों में भींच लेते और उन्हें लगातार चूमते रहते। जब वे दोनों आखिरकार अलग हुए तो उनके होठों के कोनों पर हल्की सी नमी चमक रही थी। ही लिन्युआन ने अपने अंगूठे से उनके लाल और थोड़े से सूजे हुए होठों को सहलाया और उनका दूसरा हाथ अभी भी ईशानी की पतली और नफीस कमर पर कसकर टिका हुआ था, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। ईशानी उनके सीने से लगकर सुकून से बैठी थी और उनका एक हाथ डॉक्टर की तरह उनकी कलाई पर उनकी नब्ज टटोल रहा था। ही लिन्युआन भले ही गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन अस्पताल के स्टाफ की देखभाल और ईशानी के उस जादुई नुस्खे की वजह से उनके घाव तेजी से भर रहे थे। तुम्हें इतनी भयानक चोट कैसे लग गई? ये जानने के बाद कि अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, ईशानी ने अब हिसाब चुकता करने का मन बना लिया था। ही लिन्युआन एक आज्ञाकारी छात्र की तरह सिर झुकाकर सारे सवालों के जवाब दे रहे थे, जैसे कोई मास्टर अपने छात्र की क्लास ले रहा हो। ये सुनने के बाद कि उन्होंने अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया था, ईशानी के दिल में गर्व की लहर भी दौड़ी और कसक भी उठी। अगर तुमने भविष्य में कभी अपनी जान की परवाह किए बिना इस तरह की बेवकूफी भरी बहादुरी दिखाई तो कान खोलकर सुन लो, मैं मेधावी और प्रियांशी को लेकर किसी और से शादी कर लूंगी। मेरी प्यारी अली, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कभी मत करना। उस फौजी के छोटे छोटे बाल उनकी गर्दन को छू रहे थे और उनके इस तरह गिड़गिड़ाने से ईशानी का सख्त दिल भी पिघल गया। वो तो वक्त ही बताएगा कि तुम आगे कैसा बर्ताव करते हो। वे दोनों काफी देर तक एक दूसरे में खोए रहे। बाहर खड़ी शालिनी के बोर होने और बेचैन होने का डर था, इसलिए ईशानी ने ही लिन्युआन को समझाया कि फिलहाल वे अपने रिश्ते को दुनिया के सामने जाहिर न करें। उन्होंने जाते जाते उनके होठों पर एक हल्का सा प्यार भरा चुंबन दिया और बाहर निकल आई। अपनी पत्नी की इस बेरुखी और पीठ दिखाकर जाते हुए रूप को देखकर ही लिन्युआन ने चादर को अपनी छाती से भींच लिया और उनका दिल भर आया। वह बली के जीवन का सबसे चहेता इंसान नहीं रह गए थे, कम से कम इस अस्पताल की हद तक तो बिल्कुल नहीं। वार्ड का दरवाजा खुलते ही रघुवीर सीधे फौलाद की तरह तनकर खड़ा हो गया और उसने बहुत ही चापलूसी भरे और डरे हुए लहजे में कहा, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखें अंधी हो गई थी जो मैंने आपको पहचान नहीं पाया और आपकी बेइज्जती कर दी। कृपया मेरे उस गुनाह को दिल से मत लगाइएगा। एक लंबा चौड़ा सांवले रंग का खूंखार फौजी जब इस तरह हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगे तो वह नजारा बहुत अजीब लग रहा था। ईशानी के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, तुम जो कुछ भी कर रहे थे वह लिन्युआन की भलाई के लिए था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, भूल जाओ इसे। अरे वाह, मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी भाभी बहुत बड़े दिल वाली और दयालु हैं। ईशानी और शालिनी को अभी कुछ और जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए वे ज्यादा देर वहां नहीं रुकी और थोड़ी ही देर में वहां से चली गईं। ठीक उसी वक्त अस्पताल के दूसरे कोने में बने डॉक्टर्स के कैबिन के भीतर कियान राय अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने फफक फफक कर रो रही हान मौली की तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और कुटिल मुस्कान तैर गई। अध्याय 75 कियान राय की योजना। डॉक्टर हान मौली, आप इतनी उदास होकर रो रही हैं, किसने आपको परेशान किया है? कियान राय का अस्पताल में हमेशा से अच्छा रुतबा रहा है। हान मौली उन्हें अपना गुरु मानती थी। जब उन्होंने ये पूछा तो उसने अपनी आस्तीन से अपनी आंखें पोंछी। कुछ नहीं, बाहर की धूल और हवा से आंख में कुछ चला गया था। ओह, मुझे लगा कि शायद उन दोनों नई छात्राओं ने आपको परेशान किया है। कियान राय ने अपना चश्मा ठीक किया और बातों बातों में ईशानी और शालिनी का जिक्र छेड़ दिया। हान मौली के आंसू तुरंत थम गए और उसे याद आया कि कैसे ही लिन्युआन ने उसे डांटा था और ईशानी तथा शालिनी ने वह सब देख लिया था। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा और अब उसका रोना पूरी तरह गायब हो चुका था। वो इतनी देर से बाहर थी, लेकिन वे दोनों अभी तक वापस नहीं लौटी थी। क्या वे दोनों ही लिन्युआन के करीब जाने की कोशिश कर रही थी? हालांकि हान मौली इस बात से नाराज थी कि ही लिन्युआन ने उसके साथ रूखा बर्ताव किया था, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो ईशानी और शालिनी को उनके करीब जाते देख सकती थी। मुझे याद आया कि मुझे कुछ मरीजों को देखना है, इसलिए डॉक्टर कियान आप अपना काम कीजिए। हान मौली गुस्से में वहां से चली गईं। कियान राय ने अपनी चाय का कप उठाया और सुकून से एक घूंट लिया। उन्हें खुद ईशानी से उलझने की कोई जरूरत नहीं थी। अभिमानी और ईर्ष्यालु हान मौली के रहते ईशानी का जीना वैसे ही मुहाल हो जाता। और वाकई जब हान मौली बाहर निकली तो उसने ईशानी और शालिनी को हंसते बात करते हुए आते देखा। उसने तेवर बदलते हुए उन्हें डांटा, कॉलेज ने तुम्हें यहाँ इंटर्नशिप के लिए भेजा है, मौज मस्ती और गपशप करने के लिए नहीं। जब तुम्हें बातें करने का इतना ही शौक है तो तुम वापस क्यों नहीं चली जाती? ईशानी और उनकी सहेली की हंसी थम गई। ईशानी का रवैया कभी भी हान मौली के प्रति नर्म नहीं रहा था। तो फिर डॉक्टर हान, कृपया आप एक शिक्षिका के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और हर बात पर बच्चों की तरह रोकर भागा न करें। हान मौली को उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी दबंग है कि उसके मुंह पर ऐसा जवाब देगी और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया।
ये तुम्हारा रवैया है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मैं अभी जाकर तुम्हारे सीनियर को इसकी शिकायत करती हूँ। वो गुस्से में पैर पटकती हुई कियान राय और वंदना के पास गईं। वो किसी भी कीमत पर ईशानी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और उसे हे लिन्युआन के पास अकेला छोड़ना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। कियान राय को उम्मीद नहीं थी कि ईशानी इतनी बेखौफ होगी कि वो सीधे हान मौली से पंगा लेगी। इससे उनका वो इरादा और पक्का हो गया कि ईशानी को किसी बड़े और रसूखदार इंसान से उलझाकर ही दम लेना है। चूंकि ईशानी को इस व्यवस्था से शिकायत है, तो तुम और शालिनी एक टीम बना लो। तुम दोनों वार्ड नंबर 302 और वार्ड नंबर 208 के मरीजों की देखभाल करोगी। डॉक्टर कियान, हान मौली यह सुनकर थोड़ी असंतुष्ट हुई कि ईशानी अभी भी हे लिन्युआन की देखभाल करेगी। उसने ईशानी को अपने ग्रुप से इसलिए हटाया था ताकि वो हे लिन्युआन से दूर रहे, फिर कियान राय ने उसे वहीं क्यों भेज दिया? कियान राय ने उसे एक तीखी नजर से देखा, जिसका मतलब था कि वह थोड़ा संयम रखे। ईशानी और शालिनी के जाने के बाद उन्होंने हान मौली को इसकी वजह समझाई। उस वीआईपी मरीज का मिजाज बहुत खराब और खतरनाक है, और ईशानी ने तो सीधे तुमसे भी पंगा ले लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो उस बड़े आदमी को भी नाराज कर देगी। और वार्ड नंबर 208 का मरीज तो उससे भी ज्यादा संकी और जिद्दी है। इन दोनों तरफ के दबावों के बीच मुझे पूरा भरोसा है कि ईशानी से कोई ना कोई बड़ी गलती हो ही जाएगी। कियान राय की यह बात सुनकर हान मौली का चेहरा धीरे धीरे खिल उठा। इसे जल्दी से यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। कियान राय की इस योजना की वजह से ईशानी को खुलकर अपने पति के साथ समय बिताने का मौका मिल गया। जब भी ऐसा होता, शालिनी और रघुवीर बाहर पहरा देते थे। अस्पताल के अंदर एक छोटा सा किचन था, जहां ईशानी ने हे लिन्युआन के लिए अपने हाथों से पौष्टिक सूप तैयार किया। उनके खाना बनाने का हुनर शानदार था और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां पूरी तरह शुद्ध थीं। इससे हे लिन्युआन को अपनी पसंद का स्वादिष्ट खाना भी मिल रहा था और उनके घाव भी तेजी से भर रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को अपने पास पाकर अस्पताल के बिस्तर पर बीतने वाले उनके दिन भी बेहद खुशी से कट रहे थे, और अब तो उनका यहाँ से डिस्चार्ज होने का भी मन नहीं कर रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही हे लिन्युआन को वापस अपनी पलटन में लौटना होगा, और फिर वो इस तरह दिन रात अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पाएंगे। शालिनी और रघुवीर, जो बाहर पहरा दे रहे थे, उन्हें भी ईशानी के हाथ का बना वो सूप चखने का सौभाग्य मिला। शालिनी तो पहले से ही ईशानी के हाथ के स्नैक्स खा चुकी थी और जानती थी कि वो कितना अच्छा खाना बनाती है, लेकिन सूप पीने के बाद वह भी दंग रह गई, और रघुवीर जैसे सख्त फौजी का तो पूछना ही क्या था। अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि देशराज अपनी भाभी के हाथ के खाने की इतनी तारीफ क्यों करता था। वो इस सूप और खाने का ऐसा आदी हो चुका था कि अब उसे अस्पताल का सादा खाना बिल्कुल नहीं भा रहा था। कैप्टन, वाकई आपकी किस्मत बहुत बुलंद है। जब वो बर्तन उठाने के अंदर आया तो उससे रहा नहीं गया और उसने यह बात बोल दी। ही लिन्युआन ने गर्व से अपनी भरीकुटी उचकाई। हाँ बिल्कुल, अली से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। इन दिनों ईशानी रोज ही ताजा और पौष्टिक सूप बना रही थी, और आज उन्होंने उसका कुछ हिस्सा वार्ड नंबर 208 के उस बुजुर्ग मरीज के लिए भी ले लिया। सच कहा जाए तो इस वार्ड में रहने वाले बुजुर्ग वाकई बहुत जिद्दी और तीखे स्वभाव के थे। उन्हें दिल की बीमारी थी और वे छोटी छोटी बात पर तनाव में आ जाते थे। ऊपर से उनके अपने बच्चे भी उनकी परवाह नहीं करते थे। आज वो बुजुर्ग अपने बेटे से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसे डांटकर कमरे से बाहर भगा दिया और सीने पर हाथ रखे बेसुध से बिस्तर पर लेट गए। ईशानी को अंदर आते देख उन्होंने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया ताकि कोई उनकी इस लाचारी और कमजोरी को न देख सके। यू अंकल, क्या आप मेरे हाथ का बनाया हुआ ये खास सूप थोड़ा सा चखना पसंद करेंगे? ईशानी ने थमस का ढक्कन खोला और सूप की बेहतरीन खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। यू अंकल पिछले लगभग 6 महीने से इस अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि अस्पताल की तरफ से उन्हें खाना मिलता था, लेकिन वह हमेशा फीका और बेस्वाद होता था। पिछले 6 महीनों में उन्होंने पहली बार इतनी सौंधी और लजीज खुशबू महसूस की थी। यू अंकल ने चुपचाप अपना शरीर मुड़ा और अपना चेहरा थमस की तरफ कर लिया। उनकी नजरें उस सूप पर टिक गईं। सूप बिल्कुल साफ और स्वादिष्ट लग रहा था, और ईशानी ने साथ में कुछ हरी सब्जियां भी डाली थी जिससे उसकी चमक और बढ़ गई थी। यू अंकल अपने गले में उतर रहे थूक को रोकने में नाकाम रहे, और उनका चेहरा थोड़ा सा ढीला पड़ गया। तुम कोई डॉक्टर या इंटर्न हो, फिर भी तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि तुम ऐसा बढ़िया सूप बना सको? आजकल के बच्चे हमारी तरह नहीं हैं, वे बस ऐशो आराम में जीते हैं, उन्हें क्या पता कि महंगाई क्या होती है। और तुम एक मरीज के लिए ऐसा महंगा सूप बनाकर ला रही हो, सचमुच बहुत फिजूल खर्च हो। ईशानी ने उनकी इन ऊपरी तौर पर कड़वी लेकिन अंदर से फिक्र भरी बातों को सुना, मुस्कुराई और उन्हें आराम से सहारा देकर उठाया। मेरे पति भी इसी अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए मैंने उनके लिए ये सूप बनाया था। थोड़ा ज्यादा बन गया था, इसलिए एक कटोरा आपके लिए भी ले आई। अच्छा, तो क्या मैं सिर्फ बचा हुआ झूठन पीने के लायक हूँ? यू अंकल का मिजाज बहुत अजीब और लड़ाकू था। बात बात पर बहस करना उनकी आदत थी। लेकिन ईशानी की बात सुनने के बाद उन्होंने सूप पीने से इनकार नहीं किया। सूप को एक कटोरे में निकाला गया था, जिसका तापमान बिल्कुल सही था। यू अंकल ने उसे उठाया और जैसे ही उसका एक घूंट लिया, उनकी आंखें चमक उठी। इसके बाद वह एक शब्द भी नहीं बोले और चुपचाप पूरा सूप गटक गए। आराम से पीजिए अंकल, थमस में अभी थोड़ा और है। ईशानी ने उनके लिए पर्याप्त मात्रा में सूप तैयार किया था। यू अंकल का चेहरा थोड़ी देर के लिए लाल हो गया, लेकिन उन्होंने इस बार कोई विरोध नहीं किया। सूप खत्म करने के बाद उन्होंने खुद अपने लिए दूसरा कटोरा भर लिया। थमस का सारा सूप खत्म करने के बाद उन्होंने बड़े सुकून से डकार ली। उम्र बढ़ने के साथ उनकी दिल की बीमारी और गंभीर होती जा रही थी, और उनके दोनों बच्चे अक्सर उन्हें मानसिक तनाव देते थे। पिछले इतने महीनों में उन्हें कभी ऐसा सुकून महसूस नहीं हुआ था। तुम लड़की हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे हाथ में जादू है। तुम्हारा यह अंदाज बिल्कुल मेरी दिवंगत पत्नी की जवानी के दिनों की याद दिला देता है। शायद उस सूप का असर था या ईशानी का अपनापन। यू अंकल का रवैया ईशानी के प्रति काफी नरम पड़ चुका था। अपनी पत्नी का जिक्र करते समय उनकी तेज और तीखी आंखों में एक गहरी कोमलता तैर गई। ईशानी समझ गई थी कि इस बूढ़े इंसान के पीछे भी एक दर्द भरी दास्तान छिपी है, लेकिन वो कहानी बहुत दुखद होगी, इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछा। खुद यू अंकल ने ही बात आगे बढ़ाई। मैंने और मेरी पत्नी ने 30 सालों तक हाथ में हाथ डालकर जिंदगी बिताई, लेकिन हम दोनों की किस्मत में सुख नहीं लिखा था। हमने 2 ऐसे नालायक बच्चे पैदा किए जो एहसान फरामोश निकले। बुढ़ापे में हमें चैन और सुकून की एक सांस भी नसीब नहीं हुई, और आज एक अजनबी लड़की हमारी जितनी परवाह कर रही है, उतने हमारे अपने भी नहीं हैं। यू अंकल ने अपना सिर हिलाया और गहरी आह भरी। ईशानी द्वारा उनकी जांच पूरी करने के बाद वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। उनकी शारीरिक हालत को देखते हुए उनका इस दुनिया से जाना तय लग रहा था। अगर ईशानी के पास वह जादुई दवा और ज्ञान न होता, तो वे 2-4 दिन के मेहमान थे, और उनके भी नालायक बच्चे तो उन्हें अस्पताल के बिल चुकाए बिना ही बाहर घसीट कर ले जाने को तैयार बैठे थे। चूंकि ईशानी ने इस मरीज की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए वह बीच में हार मानने वाली नहीं थी। अध्याय 76, यू अंकल को फूड पॉइजनिंग।
यू परिवार, यू योगेश और यू विक्रम हेमंत के सामने शर्म से अपने सिर खुजला रहे थे। हेमंत भाई, डर है कि हम आपसे किया गया वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे बुजुर्गवार बहुत जिद्दी हैं और वे किसी भी कीमत पर उस कीमती गर्म जैद को देने के लिए तैयार नहीं है। हेमंत बहुत झल्ला गया था, लेकिन ऊपर से उसने शालीनता बनाए रखते हुए कहा, क्या कीमत कम लग रही है? मैं 500 और बढ़ा सकता हूँ। अगर हेमंत यह नहीं जानता होता कि यू परिवार के पास मौजूद वह जैद पत्थर अलौकिक और भविष्य में बेशकीमती होने वाला है, तो वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता। जब योगेश और विक्रम भाइयों ने हेमंत को कीमत बढ़ाते हुए सुना, तो उन्होंने कठिनाई से अपनी लार ली। यू परिवार कभी बहुत अमीर हुआ करता था। यू अंकल और उनकी पत्नी दोनों सक्षम थे और उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए काफी संपत्ति बनाई थी। लेकिन कहा जाता है कि एक काबिल पिता के नालायक बेटे होते हैं, और यू अंकल के बीमार पड़ने के बाद उनकी सारी संपत्ति दोनों बेटों ने अय्याशी में उड़ा दी। घर में जो भी चीज बिक सकती थी, वो बिक चुकी थी, और अब केवल बुजुर्ग के पास मौजूद वह गर्म जैद ही बचा था। हेमंत ने 1000 रुपए की पेशकश की थी, और दोनों भाई अस्पताल के अनगिनत चक्कर काट चुके थे, लेकिन वे उस बूढ़े को झुका नहीं पाए थे। हेमंत भाई, बात यह नहीं है कि हम आपको बेचना नहीं चाहते, बल्कि हमारे बुजुर्गवार को संभालना बहुत मुश्किल है। ऐसा करते हैं, हम उन्हें एक बार और मनाने की कोशिश करते हैं। हेमंत भी बेचैन हो रहा था। उसके पास काफी एंटीक चीजें थी, लेकिन बहुत दुर्लभ खजाने नहीं थे। ये गर्म जैद भविष्य में आसमान छूती कीमत पर बिक सकता था, जिसकी तुलना उसके पास मौजूद चीजों से नहीं की जा सकती थी। अगर उसके पास ये कीमती गर्म जैद होता, तो वह बाकी चीजों को भी ऊंचे दामों पर आसानी से बेच पाता। आखिरकार लालच अपना असर दिखा रहा था। हेमंत ने गहरी सांस ली और मान गया। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन और देता हूँ। अगर तब भी बात नहीं बनी, तो मैं खुद जाकर यूजी से मिलूंगा। हाँ हाँ, ठीक है। दिल्ली अस्पताल। कियान राय ने ईशानी को हे लिन्युवान और यू अंकल की जिम्मेदारी सौंप दी थी। शुरुआत में उनका इरादा ईशानी को मुसीबत में डालने का था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह सब कुछ इतनी आसानी से संभाल लेगी। खास तौर पर हे लिन्युवान के मामले में, जहां हान मौली उनके पास फटक भी नहीं पा रही थी, वहीं ईशानी रोजाना वहां जा रही थी। कियान राय मन ही मन हान मौली को नकारा कोस रहे थे। हान मौली भी परेशान थी, लेकिन हे लिन्युवान एक कठोर हृदय इंसान था जो किसी की चालों में नहीं आने वाला था। वह चाहे जितनी कोशिश कर ली हो, सब बेकार साबित हो रहा था। क्या सिर्फ इसलिए कि ईशानी उससे ज्यादा खूबसूरत है, हे लिन्युवान उसे अपने करीब आने दे रहा है? हान मौली के मन में नफरत भर उठी और ईशानी के प्रति उसकी ईर्ष्या और गहरी हो गई। डॉक्टर, हान मौली, क्या वार्ड नंबर 208 के मरीज का ब्लड प्रेशर इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? क्या दवाएं असर नहीं कर रही हैं? कियान राय ने अपना चश्मा ठीक किया और सहज भाव से पूछा। हान मौली इसी बात से परेशान थी। वह न तो हे लिन्युवान को संभाल पा रही थी और न ही यू अंकल को। मत पूछिए, हमने बुनियादी दवाएं पहले ही दे दी हैं। उनकी शारीरिक स्थिति इतनी खराब है कि वे सर्जरी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हम केवल सहन कर सकते हैं। इस बूढ़े का परिवार भी बहुत जिद्दी है। वे जिद कर रहे हैं कि अस्पताल उन्हें पूरी तरह ठीक करे। भला हो, यह कोई जादुई कुआं नहीं है जहां हर इच्छा पूरी हो सके। आप लोग बस फालतू सपने देख रहे हैं। ओह, कियान राय मुस्कुराए। असल में मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम इस झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हो। कौन सा तरीका? हान मौली की आंखें चमक उठी। कियान राय ने हाथ का इशारा किया और बोले, इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोपहर के खाने के बाद ईशानी ने थोड़ी देर हे लिन्युवान से बातें की। जब हे लिन्युवान की आंख लग गई, तो वह वार्ड नंबर 208 के मरीज को देखने चली गईं। उन्होंने इन दिनों बनाए गए सूप का एक हिस्सा यू अंकल के लिए भी पहुंचाया। उन विशेष औषधीय पौधों के पोषण से यू अंकल की सेहत में काफी सुधार हुआ था और वे लोगों को डांटने डपटने में और ज्यादा ऊर्जावान हो गए थे। ये सोचकर कि यू अंकल को मीठा पसंद है, ईशानी ने चुपचाप अपने पास से 2 टॉफियां निकाली। यू अंकल आमतौर पर दवाइयों को कड़वा बताते हैं, इसलिए ये टॉफी उनके स्वाद को बदलने के लिए बिल्कुल सही थी। ये सोचते हुए कि बूढ़ा आदमी मुंह से भले ही उसे फिजूल खर्च कहे और रूखा बोले, लेकिन चुपचाप छिपकर उसकी दी हुई टॉफी खा लेता है, ईशानी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। हालांकि जैसे ही वह वार्ड के पास पहुंची, उनके होठों की वो मुस्कान अचानक गायब हो गई और उनका चेहरा उतर गया। यह क्या माजरा है? वार्ड नंबर 208 के दरवाजे पर भारी भीड़ जमा थी और डॉक्टर व नर्सें लगातार अंदर बाहर भाग रहे थे। ईशानी का दिल जोर से धड़क उठा और वह तेजी से दौड़कर वहां पहुंची। भीड़ में से एक को पकड़कर पूछा। वो व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि यू अंकल की देखभाल करने वाली नर्स थी। जब उसने देखा कि सामने ईशानी है, तो उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तुमने मरीज की देखभाल कैसे की? क्या तुम्हें पता है कि मरीज को फूड पॉइजनिंग हो गई है? फूड पॉइजनिंग? ईशानी का सिर चकरा गया। जब वो वहां से गई थी, तब यू अंकल बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक उन्हें फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? ईशानी को कुछ बहुत गलत होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत उस नर्स को एक तरफ हटाया और सीधे अंदर घुस गई। हान मौली बिस्तर के पास खड़ी मरीज की हालत का जायजा ले रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। ईशानी, तुमने मरीज को खाने में क्या दिया है? उसकी हालत अब गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। अगर समय रहते उसे बचाया नहीं जाता, तो आज उसकी जान ही चली जाती। मुझे उसे देखने दो। ईशानी ने हान मौली के आरोपों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनके द्वारा दिए गए पौधे और चीजें शरीर को सिर्फ मजबूत बनाती हैं, वे कभी किसी को जहर नहीं दे सकती। साफ था कि यू अंकल की इस अचानक बिगड़ी तबीयत के पीछे कोई गहरी साजिश है। क्या तुम बिना जान लिए अब किसी की जान लेना चाहती हो? मरीज के परिजन अभी आते ही होंगे, वे तुमसे इस सब का पूरा हिसाब चुकाएंगे। हान मौली मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अगर कियान राय ने उसे यह न बताया होता कि ईशानी रोज मरीजों को अपने हाथ का खाना खिलाती है, तो शायद उसे ये तरकीब नहीं सूझती। वैसे भी यू अंकल अब अपने आखिरी दिनों में थे और उन्हें कभी न कभी जाना ही था, तो क्यों न उसकी इस इच्छा को पूरा कर दिया जाए। जब ईशानी को यहाँ से लात मारकर भगाया जाएगा, तो वह पक्का यू अंकल की कब्र पर कुछ फूल भिजवाएगी। मैंने कहा, मुझे एक बार देखने दो। ईशानी की आंखें ठंडी हो गईं और उनके हाथ में रखी टॉफी उनके गुस्से से मुड़ गई। हान मौली उनके भीतर उठ रही इस खौफनाक और हत्यारे जैसी ठंडक से डरकर पीछे हट गई। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज गूंजी, यू परिवार के लोग आ गए हैं। अध्याय 77, कियान परिवार की जादुई सुई। जब योगेश और विक्रम को ये पता चला कि उनके पिता की हालत गंभीर है, तो वे घबराकर अपने सारे काम छोड़कर तुरंत अस्पताल दौड़े चले आए। अभी उन्हें वो कीमती गर्म जैद जो नहीं मिला था, इसलिए बूढ़ा अभी मर नहीं सकता था। पापा, पापा, मैं योगेश हूँ, जल्दी से आंखें खोलिए, मुझे इस तरह मत डराइए। पापा, मैं विक्रम हूँ। क्या आप खाने के लिए शक्करपारे नहीं मांग रहे थे? मैं आपके लिए वही लेकर आया हूँ। दोनों भाई बिस्तर के पास गिरकर रोने लगे और खूब नौटंकी करने लगे। हान मौली ने देखा कि वे दोनों सिर्फ रोने का नाटक कर रहे हैं और मरीज की मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वह समझ गई कि ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि यू भाई अपने पिता के अस्पताल के खर्च के लिए भारी रकम खर्च करने को तैयार थे, इसका मतलब था कि वे वाकई नहीं चाहते थे कि उनके पिता को कुछ हो। हान मौली ने हल्का सा खांसा और दोनों भाइयों को चुप होने का इशारा किया।
तब जाकर दोनों भाइयों ने उसकी तरफ देखा और बोले, डॉक्टर हान, हमारे पिता की हालत तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक उनकी यह हालत कैसे बिगड़ गई? आप लोग कैसी देखभाल कर रही हैं? हान मौली हमेशा से तारीफ की आदी रही थी, इसलिए उसे कभी इस तरह जलील नहीं होना पड़ा था। उसने गुस्से में ईशानी को अपनी तरफ खींच लिया और बोली, इसके बारे में तुम्हें इसी से पूछना चाहिए। इसका इससे क्या लेना देना है? योगेश और विक्रम ने जब ईशानी की खूबसूरती देखी तो उनका गुस्सा कुछ पल के लिए ठंडा पड़ गया। उन्हें इस तरह ईशानी को घूरते देख हान मौली के अंदर की जलन और भड़क उठी और उसका मन किया कि वह ईशानी का चेहरा नोच डाले। इसने मरीज को गलत खाना खिला दिया, जिसकी वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। क्या तुमने हमारे पिता को खाने में क्या दिया था? अब दोनों भाइयों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि ईशानी कितनी सुंदर है। वे गुस्से में उसके कॉलर की तरफ झपटे और उस पर चिल्लाने लगे। ईशानी को हान मौली ने खींच लिया था क्योंकि वो ख्यालों में थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यू परिवार के ये दोनों भाई उसके करीब आने की जुर्रत कर सकते थे। धड़ाम, ईशानी ने एक हल्का सा झटका दिया और दोनों भाई पीछे हटते हुए सीधे दीवार जा भिड़े। चूंकि हान मौली ईशानी के बहुत करीब खड़ी थी, इसलिए योगेश के पीछे हटते ही वो सीधे हान मौली से टकराए और दोनों जमीन पर आ गिरे। जल्दी से उठो। योगेश उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके नीचे एक खूबसूरत महिला के होने की वजह से उसके मन में कुछ गलत विचार आ गए। जब वह उठा तो उसका हाथ अनजाने में हान मौली की छाती पर रगड़ा गया, जिससे हान मौली का चेहरा शर्म और गुस्से से काला पड़ गया, लेकिन वह डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। बाहर भले ही यह सब कोहराम मचा हुआ था, लेकिन ईशानी पूरी तरह शांत भाव से सीधे बिस्तर के पास पहुंची और यू अंकल की कलाई पर अपनी उंगलियां रखकर उनकी नब्ज टटोलने लगी। यू अंकल को वाकई जहर दिया गया था, लेकिन इसका उनके द्वारा खाए गए खाने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये साफ तौर पर उस दवा का असर था जो उनके खाने के साथ प्रतिक्रिया कर रही थी। ईशानी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उनके मन में पूरी बात साफ हो गई, लेकिन इस वक्त गुस्सा करने का समय नहीं था। सबसे पहली प्राथमिकता उस बूढ़े की जान बचाना थी। ईशानी ने अपनी जेब से चांदी की सुइयों का एक पैकेट निकाला और बिजली की तेजी से यू अंकल के शरीर के महत्वपूर्ण मर्म बिंदुओं पर सुइयां चुभा दी। तुम ये क्या कर रही हो? जैसे ही हान मौली संभल कर उठी, उसने ईशानी को सुइयां चलाते हुए देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यू परिवार के दोनों भाइयों ने भी यह नजारा देखा और चिल्लाए, मेरे पिता से दूर रहो। लेकिन ईशानी ने उनकी एक न सुनी। यू अंकल इस वक्त मौत के मुंह में थे। अगर उनकी सांसें इतनी नाजुक न होती तो ईशानी अपनी इस चिकित्सा कला को इतनी जल्दी दुनिया के सामने उजागर नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर जल्दी करो, सुरक्षा गार्डों को बुलाओ और इस औरत को घसीटकर बाहर निकालो। योगेश ने आगे बढ़कर ईशानी को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा और फिर वह घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। कियान राय काफी देर से इस ड्रामे को दूर से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने हंगामा सुना, वह मजे लेने के लिए धीरे धीरे वहां आ पहुंचे। इस पूरे शोरगुल और हंगामे के बीच ईशानी के आसपास का इलाका एकदम शांत लग रहा था। जैसे ही ईशानी ने सुई चुभाई, कियान राय के चेहरे पर छाई उत्सुकता और उपहास की मुस्कान पल भर में जम गई। ये तो उनके परिवार की प्रसिद्ध घोस्ट गेट सुई तकनीक है। आखिर ईशानी यह सब कैसे जानती है? अब कियान राय के पास मजे लेने का कोई मन नहीं बचा था। उनके भीतर एक अनजाना डर और घबराहट समा गई थी। भले ही कियान राय आज दिल्ली अस्पताल के मुख्य सर्जन के पद पर विराजमान थे, फिर भी उनका दिल हमेशा किसी चोर की तरह डरा रहता था। वह आज जिस मुकाम पर हैं, वह पूरी तरह से अपने ही पिता के साथ गद्दारी करने की कीमत पर बना था। उन दिनों में उन्होंने और उनके परिवार ने खूब शोहरत और दौलत कमाई थी, लेकिन जिस पिता की उन्होंने रिपोर्ट की थी, आज भगवान जाने वे जिंदा भी हैं या नहीं। कियान राय इस वक्त बुरी तरह खामोश थे और उनके इस सन्नाटे को देखकर बाकी लोग भी कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जिससे ईशानी को शांति से अपनी एक्यूपंक्चर प्रक्रिया पूरी करने का पूरा मौका मिल गया। जैसे ही ईशानी ने आखिरी सुई वापस निकाली, बिस्तर पर पड़े यू अंकल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। खांसी, पापा होश में आ गए, पापा की आंखें खुल गई हैं। योगेश तेजी से दौड़कर आया, बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया, यू अंकल का हाथ पकड़कर खुशी के मारे रोने लगा। पापा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आखिर यह सब क्या हुआ? क्या इस औरत ने आपको कोई जहरीली चीज खिला दी थी? योगेश को ईशानी से 2 बार डांट और धक्का मिल चुका था, इसलिए उसके मन में ईशानी का थोड़ा डर था, लेकिन जब उसे याद आया कि वो कीमती ज़ैद उसके हाथ से निकलते निकलते बची है, तो उसने अपनी हिम्मत जुटाई और सारा इल्जाम ईशानी पर मढ़ दिया। यू अंकल अभी होश में आए थे और उनका दिमाग पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन वे इतने बेवकूफ नहीं थे कि अपने बेटे के इस झूठे आरोप को सच मान लें। बकवास बंद करो, मैं किसी को भी डॉक्टर ईशानी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। अपनी टूटी हुई और बीमार काया की असली स्थिति को वो किसी से बेहतर जानते थे। उनकी सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन ईशानी द्वारा बनाए गए उस सूप को पीने के बाद उनके शरीर में एक नई जान आ गई थी। मैं बेहोश इसलिए हुआ था क्योंकि डॉक्टर हान ने मुझे कोई गलत इंजेक्शन दिया था, असली कसूरवार वही है। यू अंकल के मुंह से यह बात सुनते ही हान मौली का चेहरा कुछ सेकंड के लिए पीला पड़ गया और फिर उसने घबराकर तुरंत सफाई दी। वो तो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की दवा थी, भला उससे आपको जहर कैसे हो सकता है? ये बात तुम्हारे दिल से बेहतर कौन जानता है। डॉक्टर ईशानी पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। पापा, डॉक्टर हान आपकी मुख्य डॉक्टर हैं, आप इस लड़की के बहकावे में मत आइए। योगेश वैसे भी ईशानी को नापसंद करता था और भले ही ईशानी ने उसके पिता की जान बचा ली हो, फिर भी उसका शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। ईशानी ने अपनी चांदी की सुइयां समेटी और बहुत शांत मुस्कान के साथ बोली, आप चाहें तो इसकी जांच करवा सकते हैं, मेरे शरीर में उस दवा का कुछ अंश अभी भी बचा होगा। हान मौली की आंखें गुस्से और डर से सिकुड़ गईं। उसने उस दवा की खुराक का हिसाब बहुत सोच समझकर लगाया था, जो यू अंकल की धड़कनें रोकने के लिए काफी थी। इसके अलावा हान मौली तो चाहती ही नहीं थी कि वह बूढ़ा कभी जिंदा बचे। अगर सारा इल्जाम ईशानी पर आ जाता तो किसी को कभी सच पता नहीं चलता, इसलिए उसने सबूत मिटाने की जहमत नहीं उठाई थी। कौन जानता था कि ईशानी को ये पुरानी एक्यूपंक्चर कला आती होगी और वो उस मरते हुए इंसान को भी वापस खींच लाएगी। वो घबरा गई और उसने मदद के लिए कियान राय की तरफ देखा, लेकिन कियान राय की नजरें तो पूरी तरह ईशानी के हाथ में चमकती हुई उन चांदी की सुइयों पर टिकी थी। कियान हुआयू के सबसे छोटे बेटे होने के नाते कियान राय इन खास सुइयों को दुनिया में किसी से भी बेहतर पहचानते थे। जब उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की थी, तब उनके पिता ने उन्हें ये सुइयां दिखाई थी और कहा था कि डॉक्टर बनने के बाद वे इसे उन्हें सौंप देंगे। लेकिन कियान राय ने कभी वह दिन नहीं देखा जब पारंपरिक चिकित्सा को अंधविश्वास कहकर कुचला जा रहा था। तब उन्होंने खुद अपने ही पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके बाद कभी उन सुइयों को हाथ नहीं लगाया था। अगर आज उन्होंने ईशानी के हाथों में ये जादुई एक्यूपंक्चर कौशल न देखा होता, तो शायद उन्हें अपने पिता की याद कभी नहीं आती। तुम्हारी गुरु कौन है? यू अंकल अभी उठे थे और उन्हें आराम की जरूरत थी। ईशानी ने उनकी नब्ज जांचने के बाद जब देखा कि अब उनकी हालत स्थिर है, तो वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। कॉरिडोर में कियान राय ने उनका रास्ता रोक दिया और सीधे यही सवाल पूछा,
ईशानी रुकी और ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा। सच कहा जाए तो कियान राय की शक्ल काफी हद तक उनके पिता से मिलती थी और ईशानी को पहली मुलाकात से ही इस पर शक था। लेकिन उनके उस्ताद ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि उनके पुराने शिष्य सिर्फ धोखेबाज और शोहरत के भूखे लोग थे, इसलिए उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखना, भले ही कभी उनका सामना कियान परिवार से क्यों न हो जाए। किसको पता था कि दिल्ली पहुंचते ही उनका पाला कियान राय और कियान किया जैसी बाप बेटी की जोड़ी से पड़ जाएगा। नो कमेंट। ईशानी ने अपनी नजरें फेर ली और चुपचाप वहां से आगे बढ़ गईं। कियान राय के सीने में एकदम होठू गुस्सा सुलग उठा। आखिर तुम्हारा कियान हुएयू से क्या रिश्ता है? इस बार ईशानी ने रुकने की जहमत तक नहीं उठाई और तेजी से कॉरिडोर के मोड़ पर उछल हो गईं। धड़ाम। कियान राय का गुस्सा अपनी सीमा लंघ गया और उन्होंने अपना जोरदार घूंसा सीधे अस्पताल की दीवार पर दे मारा। अपने पिता के खिलाफ मुखबिरी करना उनके दिल का वह काला दाग था जिसे वो कभी मिटा नहीं सकते थे, लेकिन उस वक्त वे किसी पागलों की तरह सत्ता के नशे में चूर थे। अगर उन्होंने अपने परिवार की बलि न दी होती तो क्या आज उन्हें ये शोहरत और मुकाम मिल पाता? यह उनकी गलती नहीं थी, ये तो उस दौर का कसूर था। लेकिन उनके कियान परिवार की विरासत और चीजें कोई दूसरा शख्स नहीं छीन सकता, और खासकर वह लड़की ईशानी तो बिल्कुल भी नहीं। अध्याय 78 जादुई अंतरिक्ष का बदलाव। ईशानी के बनाए पौष्टिक सूप और चमकीली जड़ी बूटियों के असर से हे लेन्युवान के जख्म चाहे जितने गहरे हों, वे बहुत तेजी से भर जाते थे। इस बार उन्होंने दुश्मन के मंसूबों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसके चलते सेना की तरफ से सम्मान, पुरस्कार और रिपोर्टिंग का सिलसिला चल रहा था। इसी वजह से हे लेन्युवान चाहकर भी अपनी पत्नी के साथ थोड़ा और वक्त नहीं बिता पा रहे थे। रघुवीर अपने कैप्टन का सामान थामे हुए बिल्कुल मुस्तैदी से दरवाजे पर पहरा दे रहा था। वो रुक कर वार्ड के अंदर ताक झांक कर लेता था और उसकी आंखों में छाई ईशानी और कैप्टन के प्रति जलन साफ झलक रही थी। आखिर वे दोनों ही फौजी थे, फिर उसके कैप्टन की किस्मत इतनी मेहरबान क्यों थी? इन 2 महीनों के काम के बाद नए साल पर मुझे लंबी छुट्टी मिलेगी, फिर हम सीधे दाक्सिंगटन वापस चलेंगे और बच्चों के साथ मिलकर नया साल मनाएंगे। ही लेन्युवान ने आज तक कभी इतनी बातें नहीं की थी, लेकिन इन दिनों वह ईशानी के साथ रहने के लिए हर संभव जुगत भिड़ा रहे थे और अजीब-अजीब बातें सोचकर उनसे बतिया रहे थे। अब नवंबर का महीना आ चुका था और नए साल की आहट मिलने लगी थी। ईशानी की नजरें सिर्फ नए साल तक सीमित नहीं थी, जल्द ही देश में एक ऐसा बड़ा नीतिगत बदलाव आने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी और अब वह मेहनत रंग लाने वाली थी। ठीक है, दोनों ने कुछ देर एक दूसरे का साथ पाया, लेकिन अब ही लेन्युवान के लिए ज्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं था, इसलिए वे भारी मन से वहां से विदा हुए। ही लेन्युवान के जाने के बाद अस्पताल में ईशानी के जिम्मे सिर्फ यू अंकल की देखभाल का काम बचा था। कियान राय पहले हान मौली को उकसाकर ईशानी के रास्ते में कांटे बिछाना चाहते थे, लेकिन जब वह जादुई घोस्ट गेट सुई वाला वाकया हुआ तो कियान राय बुरी तरह डर गए। पारंपरिक चिकित्सा को समाज में फिर से सम्मान मिलने लगा था और कियान हुएयू जैसे उस्ताद अब देश भर में आदर की नजर से देखे जाने लगे थे। कियान राय को अभी तक ये समझ नहीं आया था कि ईशानी और कियान हुएयू के बीच आखिर क्या रिश्ता है। वो पुरानी चांदी की सुई उन्हें हर हाल में वापस चाहिए थी, लेकिन वे उसे सरेआम चोरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कियान राय के शांत पड़ जाने और उस नासमझ हान मौली के किसी काम न आ पाने की वजह से ईशानी की इंटर्नशिप के बाकी दिन काफी शांति से कटने लगे। यू योगेश और विक्रम भाई कभी कभार अस्पताल के चक्कर काटते थे और यू अंकल तो जरा सी सेहत सुधरते ही फिर से गुस्से में आ जाते थे। ये दोनों नालायक बेटे सोचते हैं कि मुझे पता नहीं है कि वे पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पका रहे हैं। उन्होंने हमारे बुजुर्गों की कमाई हुई सारी संपत्ति मिट्टी में मिला दी है। दोपहर के वक्त ईशानी ने उनके लिए चिकन सूप तैयार किया था। उसे पीने के बाद यू अंकल को जैसे बोलने की ताकत मिल गई और वे ईशानी के सामने अपना दुखड़ा रोने लगे। अगर मैं ये कीमती चीज इन दोनों के हवाले छोड़ गया तो ये हमारे परिवार के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं साबित होगी। मैं अपने बेटों को अच्छी तरह जानता हूँ, ये यू परिवार आने वाले वक्त में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इससे तो बेहतर है कि मैं इसे तुम्हें सौंप दूं, कम से कम तुमने मेरी जान तो बचाई है। यू अंकल ने एक लंबी आह भरी और गद्दे के नीचे से कपड़े में लिपटा हुआ वह गर्म जैद का टुकड़ा बाहर निकाल लिया। अस्पताल में भर्ती होने के पहले ही दिन उन्होंने उस जैद को गद्दे के नीचे छिपा दिया था। योगेश और विक्रम भाइयों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके पिता ने उसे इतनी हिफाजत से छिपा रखा है। वो जैद बहुत ही उच्च कोटि का था और सैकड़ों साल पुराना था। जैसे ही यू अंकल ने उसे ईशानी के हाथ में थामा, ईशानी के भीतर का वो रहस्यमय अंतरिक्ष अचानक थरथराने लगा। लेकिन अंतरिक्ष के स्तर को अपग्रेड करने की लालच से ज्यादा ईशानी जानती थी कि इस बेशकीमती खजाने को अपने पास रखना सही नहीं होगा। अंकल, मैं एक डॉक्टर हूँ और आपकी जान बचाना मेरा फर्ज है। आप इस जैद को अपने पास ही रखिए। मैंने दे दिया तो चुपचाप रख लो। अगर वे दोनों बिगड़े इस जैद के चक्कर में पड़े तो वे इसे औने पौने दाम में बेच देंगे। और वो हेमंत नाम का लड़का तो सरासर धोखेबाज है। मैं इसे फेंक दूंगा पर उस मक्कार को वह चीज कभी नहीं दूंगा। हेमंत नाम का लड़का। ईशानी के चेहरे के भाव पल भर में सख्त हो गए। यू अंकल ने तो बस ऐसे ही गुस्से में बात छेड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने उन दोनों भाइयों के मुंह से उसका जिक्र सुन लिया था। वो पश्चिमी इलाके के किसी बड़े रसूखदार जनरल का सबसे छोटा बेटा है। वैसे भी वो जनरल अब बूढ़े हो चुके हैं और शायद उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, तभी वे अपने काबिल बड़े बेटे को दरकिनार करके इस शातिर और मतलबी छोटे बेटे पर ज्यादा मेहरबान रहते हैं। यू अंकल ने बिना झिझक के ईशानी को हेमंत और उसके परिवार के बारे में बहुत सारी बातें बता डाली। जब ईशानी ने किताब पढ़ी थी तब उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यू अंकल की बातें सुनने के बाद उन्हें ये साफ समझ आ गया कि लेन्युवान ने पिछले कुछ सालों में अपने परिवार में कितनी नाइंसाफी और जिल्लत झेली होगी। बात यह नहीं है कि मैं अपनी यह विरासत अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं देना चाहता, बात यह है कि वे इसके लायक ही नहीं है। हेमंत जैसा लड़का चालबाजियों में माहिर है और वो किसी न किसी दिन मुझे झांसे में लेकर इसे हड़प ही लेता। इससे तो अच्छा है कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। अगर भविष्य में कभी मेरे उन दोनों नालायक बेटों पर कोई मुसीबत आ जाए तो जहां तक मुमकिन हो उनकी मदद कर देना, और अगर मदद न कर पाओ तो कम से कम इस नेमत को किसी गलत हाथों में बर्बाद होने से बचा लेना। ठीक है, मैं आपका ये वादा मानती हूँ। शुरुआत में ईशानी इसे स्वीकार करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इसके पीछे हेमंत का हाथ है तो उन्होंने इसे अपने पास रखना ही बेहतर समझा। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि हेमंत पुरानी और ऐतिहासिक चीजों की तस्करी कर रहा था, लेकिन वे उसे देश के अमूल्य खजानों को विदेश भेजने की साजिश में कामयाब नहीं होने दे सकती थी। जैसे ही वह गर्म जैद अंतरिक्ष के भीतर पहुंचा, वहां मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा में एक जोरदार हलचल मच गई। हालांकि इस बार अंतरिक्ष का स्तर पूरी तरह अपग्रेड नहीं हुआ, लेकिन उसके द्वार खुलने के साफ संकेत मिलने लगे थे। एक बार स्तर बढ़ जाने के बाद अंतरिक्ष को आगे विकसित करना और कठिन हो जाता है, लेकिन ईशानी इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। फिलहाल अंतरिक्ष की जितनी क्षमता थी वह उनके लिए पूरी तरह पर्याप्त थी। जिस बात ने ईशानी को सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये था कि अंतरिक्ष अब अपने भीतर की औषधीय वनस्पतियों को खुद ब खुद सोख रहा था। भले ही यह बदलाव बहुत मामूली था, लेकिन ईशानी की पैनी नजरों से यह छिप नहीं सका। नियम के मुताबिक अंतरिक्ष में उगी हुई जड़ी बूटियां और फल पकने के बाद तब तक वैसे ही ताजे बने रहते हैं जब तक उन्हें तोड़ा न जाए।
लेकिन जब उन्होंने पौधों पर कुछ नए और अजीब से बदलाव देखे, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ। ये जादुई अंतरिक्ष उन्होंने अपने पिछले जन्म में हासिल किया था, और इसके भीतर की उपजाऊ जमीन तब प्रकट हुई थी जब उन्होंने वहां पानी के कुछ खास मोती छिड़के थे। अंतरिक्ष की ये शक्तियां उन्हीं जल मोतियों से जुड़ी हुई थी, इसलिए ईशानी खुद इसके रहस्यों से पूरी तरह वाकिफ नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में यह अंतरिक्ष किस रूप में बदलेगा, और क्या उनके अलावा भी इस दुनिया में कोई ऐसा है जो इससे जुड़ सकता है। इधर दुनिया के दूसरे छोर पर बर्बादी और खंडहर में बदल चुके उस उजाड़ शहर का चायांग बेस। चूहों और मलबे के बीच युआन अपनी बाहों में कुछ ताजे फल और सब्जियां समेटे हुए ऐसे चल रहा था जैसे वो कोई सोना ले जा रहा हो। लेकिन उस तबाही के दौर में एक वक्त की सूखी रोटी या ताजी सब्जी सोने से भी 1000 गुना ज्यादा कीमती हुआ करती थी। छोटे भाई, तुम इस बेस के सबसे बेहतरीन रसोइया हो, ये सब लो और आज कुछ अच्छा बनाओ। लाओ लियू नाम के उस दुबले पतले युवक ने बेहद सावधानी से वे चीजें अपने हाथों में ली और सिर हिलाते हुए कहा, युआन भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबके लिए बहुत बढ़िया खाना तैयार करूंगा। लेकिन हमारे कैप्टन का क्या? वे तो अभी तक बेहोश हैं, पता नहीं वे कुछ खा पाएंगे या नहीं। कैप्टन का नाम आते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे उतर गए। युआन ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर निराशा में सिर हिलाते हुए बोला, कैप्टन को बेहोश हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। वे अभी सिर्फ पोषक तरल पदार्थों के सहारे जिंदा हैं, इसलिए फिलहाल वे कुछ नहीं खा पाएंगे। तुम बाकी लोगों का ख्याल रखो। ठीक है। इस उजाड़ और बदहाल दुनिया में लोगों का खाना इंस्टेंट नूडल्स से सिमटकर सिर्फ मेडिकल ड्रिप और लिक्विड डाइट तक पहुंच चुका था, और वह भी नसीब वालों को ही मिलता था। जब बेस का राशन पूरी तरह खत्म होने की कगार पर था, तभी ठीक 3 महीने पहले उनके कैप्टन ने अचानक एक रहस्यमय अंतरिक्ष की शक्ति को जगा लिया था। दूसरे लोगों के अंतरिक्ष से यह बिल्कुल अलग था। इस अंतरिक्ष का मालिकाना हक किसी और के पास था, और उनके कैप्टन के पास सिर्फ इसका सीमित इस्तेमाल करने का अधिकार था, वो भी कई सख्त पाबंदियों के साथ। ठीक इन फलों और सब्जियों की तरह यहाँ से दिन भर में बमुश्किल एक टोकरी फसल ही मिल पाती थी, जो बेस के इतने सारे लोगों का पेट भरने के लिए बहुत कम थी। इसके अलावा इस शक्ति के इस्तेमाल के बाद से उनके कैप्टन गहरी नींद में चले गए थे और कोई नहीं जानता था कि वे कब आंख खोलेंगे। शायद जब वे जागेंगे तो उन्हें कटाई के लिए और भी ज्यादा फल और फसलें मिल सकेंगी। हालांकि युआन ने खाली बैठने के बजाय बेस की उस बंजर और सुरक्षित जमीन पर खेती करने की कोशिश की थी। उसने फलों और सब्जियों के कुछ बीज बोए थे, और सबकी देखरेख में शायद भविष्य में वे बीज पौधे बनकर फल दे सकें। नवंबर का महीना बीतते बीते ईशानी की अस्पताल की इंटर्नशिप भी सफलतापूर्वक पूरी हो गई। जब वो जाने लगी तो यू अंकल का मन उन्हें विदा करने का बिल्कुल नहीं हो रहा था। शुरुआत में जब ईशानी ने उनकी देखभाल शुरू की थी तो वे हर बात पर नखरे दिखाते थे, लेकिन ईशानी के इलाज और उनके हाथ के बने खाने ने उन्हें ऐसा मुंह मुरीद बना दिया था कि वे उन्हें अपनी पोती की तरह मानने लगे थे। यू अंकल ने उनका हाथ अपने कांपते हाथों में थाम लिया और उनके सख्त और झुर्रियों वाले चेहरे पर एक अनजाना सा अपनापन उभर आया। जब भी फुर्सत मिले इस बूढ़े से मिलने जरूर आना, वरना अस्पताल की इन 4 दीवारों के बीच मेरा दम घुटने लगता है। ईशानी ने प्यार से सिर हिलाया। अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस हफ्ते की छुट्टी में आपके लिए खास सूप लेकर आऊंगी। तुम मुझे ऐसा लालची समझती हो? यू अंकल ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और अपनी आंखों में आए नमी भरे आंसुओं को छुपाने की कोशिश की। बूढ़े का मिजाज भले ही अकड़ वाला था, लेकिन उनके होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान तैर रही थी। अच्छा, तो फिर इस बार मेरे लिए वही पुराना बत्तख का सूप बनाना, और हाँ, उसमें खट्टे शलजम के टुकड़े थोड़े ज्यादा डालना। अब उनकी सेहत में काफी सुधार हो चुका था, इसलिए उनकी भूख भी लौट आई थी और वे बिना किसी झिझक के अपनी पसंद का खाना फरमाइश में मांग रहे थे। ईशानी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं आपके लिए साथ में कुछ गर्मा गर्म पराठे भी बना दूंगी, जो इसके साथ खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। अध्याय 79, तस्करी का भंडाफोड़। जैसे जैसे शहर से बाहर माल भेजने का दिन नजदीक आ रहा था, हेमंत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चूंकि वो यू परिवार की उस कीमती गर्म जैद को हासिल करने में नाकाम रहा था, इसलिए उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। शुक्रवार की वह गुप्त तस्करी लाइनअप खुल चुकी थी और उनका एकमात्र काम माल को सुरक्षित बाहर पहुंचाना था। लेकिन उसकी यह योजना इतनी आसानी से सफल होने वाली नहीं थी। जब से ईशानी को यह शक हुआ था कि हेमंत की पहली कमाई पूरी तरह अवैध और गैरकानूनी तरीकों से आई है, तब से उसने हे लिन्युआन से इसकी गहराई से जांच करने के लिए कहा था। जैसे ही जूही के परिवार ने अपनी गतिविधियां शुरू की, हे लिन्युआन तक तुरंत इसकी पुख्ता खबर पहुंच गई। क्या ये वाकई तस्करी का मामला है? वीर की रिपोर्ट सुनते ही हे लिन्युआन का चेहरा गुस्से से कालिख जैसा काला पड़ गया। भले ही वह अब उस घर से अलग था, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो हेमंत को उनके खानदान की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाने की छूट दे देता। अगर उनके पिता जैसे उस उत्सन्न इंसान को हेमंत के इन काले कारनामों के बारे में पता चल जाता, तो शायद गुस्से के मारे उनका दिल बैठ जाता। कैप्टन, क्या हमें अभी उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए? वीर भी बहुत गुस्से में था। उसे ये देखकर और भी ज्यादा खींच हो रही थी कि जनरल हरवंश अपनी आंखें मूंद कर इस नालायक बेटे को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि उनके बड़े बेटे यानी कैप्टन ने जिंदगी में कितनी ठोकरें खाई हैं। ही लिन्युआन ने अपना सिर न में हिलाया। अभी दुश्मन को खबरदार मत करो, इस पूरे जाल की जड़ तक पहुंचो। सबसे अच्छा ये होगा कि हम तस्करी में बाहर भेजी गई सभी ऐतिहासिक और बेशकीमती चीजों को सुरक्षित वापस बरामद कर लें। उन उथल पुथल भरे दौर में न सिर्फ हेमंत बहुत शातिर बन बैठा था, बल्कि देश के साथ गद्दारी करने वाले ऐसे कई दलाल सक्रिय थे। जूही का परिवार कबाड़ के कारोबार की आड़ में इन अपराधियों की पूरी मदद कर रहा था। अब जब वे इस सबसे बड़े तस्करी रैकेट को नियंत्रित कर रहे थे, तो हे लिन्युआन उन्हें एक ही झटके में रंगे हाथों दबोचना चाहते थे। ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हेमंत ने अपने ससुर रमेश गुप्ता के साथ तस्करी की पूरी रूपरेखा पर चर्चा की और एक विजयी मुस्कान के साथ अपने घर वापस लौटा। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ और लिविंग रूम में बैठे इंसान को देखा, उसके चेहरे की वो खुशी पल भर में गायब हो गई। पिताजी, आप वापस आ गए। जनरल हरवंश के किसी मिशन या दौरे पर बाहर रहने के दिन ही हेमंत के लिए सबसे सुकून भरे होते थे। जब वे अचानक लौट आए तो हेमंत को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन पर फंसा कोई फंदा फिर से कस गया हो। हरवंश ने अपनी निगाहें उठाई और बेहद गंभीर लहजे में पूछा, तुम इतनी देर से कहाँ थे? हेमंत ने तुरंत खुद को संभाला और एक चिंतित चेहरा बनाते हुए जवाब दिया, मेरे ससुर जी कुछ जरूरी कामों में व्यस्त हैं, तो मैं उनकी थोड़ी मदद करने चला गया था। हरवंश ने सिर हिलाया। दिन भर गलियों में आवारागर्दी करने और फालतू की मुसीबतें मोल लेने से बेहतर है कि तुम कोई ढंग का और गंभीर काम खोज लो। हेमंत मन ही मन बुरी तरह सुलग उठा। अगर हरवंश उसके लिए कोई अच्छी नौकरी का इंतजाम कर देते, तो क्या उसे इस तरह बेरोजगार घूमना पड़ता? ये सब इसी बूढ़े की वजह से है। लेकिन हेमंत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ये बात जुबान पर ला सके। उसने बस सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया हूँ पिताजी। इसके बाद उसने जबरन अपने चेहरे पर मुस्कान लाई और कहा, इस बार आपकी यह यात्रा काफी लंबी रही है, इसलिए मैं आंटी सुमित्रा से कह देता हूँ कि आपके स्वागत में कुछ बढ़िया पकवान बना दें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। देश के हालात ऐसे हैं कि आज लाखों लोग ठीक से 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, और तुम यहाँ फिजूल खर्ची की बात कर रहे हो।
हरवंश का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। ही लिन्युवान सीमा पर भूखे प्यासे रहकर देश की रक्षा कर रहा था और इधर हेमंत को सिर्फ अपनी शानो शौकत की पड़ी थी। इस ख्याल ने बड़े बेटे के प्रति उनके गिल्ट को और गहरा कर दिया। हेमंत को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे उसके पिता फिर से भड़क उठे। वो अंदर ही अंदर आग बबूला हो रहा था, लेकिन उसे एक आज्ञाकारी बेटे का नाटक तो करना ही था। तो फिर मैं आंटी से कह देता हूँ कि वह सिर्फ आपकी पसंद की 2 सामान्य चीजें ही बना दें। आप इतने दिनों से थक गए हैं, शरीर को थोड़ी ताकत तो मिलनी चाहिए। 2 चीजें ठीक रहेंगी। जी ठीक है। इतना कहने के बाद हेमंत मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ बढ़ गया। अपने छोटे बेटे की पीठ को जाते देख हरवंश की आंखें सूनी हो गईं। भले ही उनकी पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार उनके आसपास मौजूद था, फिर भी हरवंश को ये घर बेहद वीरान और अकेला लगता था। खास तौर पर जब सीमा पर उनकी मुलाकात लिन्युवान से हुई थी, तब से उनका ये खालीपन और बढ़ गया था। उनका बड़ा बेटा अब ब्याह था और बच्चों वाला था। उनके पोते पोतियां 6 साल के हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा था। ये सोचकर हरवंश का दिल भीतर तक छलनी हो जाता था। उन्हें महसूस होने लगा था कि वे एक अच्छे पिता या दादा कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं हैं। जब ही लिन्युवान ने घर छोड़ा था, तब उनका अहंकार बीच में आ गया था और वे माफी नहीं मांग पाए थे, लेकिन अब उन्हें अपने उस फैसले पर गहरा पछतावा हो रहा था। नवंबर का महीना खत्म होते होते हेमंत की व्यस्तता अपने चरम पर पहुंच गई थी। वो सुबह तड़के घर से निकल जाता और आधी रात को लौटता। जूही इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि वह क्या कर रहा है और वह अंदर से काफी डरी हुई थी। लेकिन हेमंत पूरी तरह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि अगर तस्करी के इस खेल में वह पकड़ा गया तो उसे सीधे गोली मार दी जाएगी। इसलिए वह सिर्फ पीछे रहकर अपने ससुर को निर्देश देता था और खुद कभी सीधे माल की अदला बदली में हाथ नहीं डालता था। जूही का परिवार और वो खुद एक ही नाव में सवार थे, इसलिए रमेश गुप्ता की इच्छा न होने के बावजूद उनके पास इस दलदल में उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 1 दिसंबर को हेमंत और उसके साथियों ने समय का पूरा हिसाब लगाया और खरीदार के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन उस दिन वे सिर्फ खरीदार का ही नहीं, बल्कि वीर और पुलिस दल के पहुंचने का भी इंतजार कर रहे थे। चूंकि हेमंत ने प्रत्यक्ष रूप से कोई कागजी कार्रवाई या माल की डिलीवरी में हिस्सा नहीं लिया था और वो मौके पर मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस ने केवल रमेश गुप्ता को ही गिरफ्तार किया। जब ये खबर सीधे उनके घर पहुंची, तो जूही सदमे से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश में आने के बाद उसने पागलों की तरह हेमंत की कमीज का कॉलर पकड़ लिया और चीखते हुए पूछा, तुमने तो कहा था कि यह योजना 100% सुरक्षित है। फिर पुलिस वहां कैसे पहुंच गई? अब मेरे पिता का क्या होगा? उन्हें फौरन छुड़ाकर लाओ। हेमंत भी इस अचानक हुए आफत से बुरी तरह बौखला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी फुलप्रूफ डील अचानक लीक कैसे हो गई। अब न सिर्फ लोग गिरफ्तार हो चुके थे, बल्कि सारा माल भी पुलिस के कब्जे में चला गया था। शुक्रवार की उसकी सावधानी ने उसे वक्त रहते बचा लिया था, वरना आज उसके गले में भी हथकड़ी पड़ चुकी होती। तुम घबराओ मत, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालता हूँ। जूही कैसे शांत बैठ सकती थी? उसके लिए उसका मायका उसके ससुराल से कहीं ज्यादा अहमियत रखता था, क्योंकि शादी के बाद हर मुश्किल वक्त में उसके मायके वालों ने ही उसकी मदद की थी। उसके ससुर उसूलों के पक्के थे जो कभी किसी का पक्ष नहीं लेते, और सास के बूते कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब जब उसके मायके पर ही पहाड़ टूट पड़ा था, तो जूही को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। मुझे कभी तुम्हारे बहकावे में आकर पिताजी को इस काम में नहीं धकेलना चाहिए था। इस तस्करी की वजह से तो तुम्हें गोली मिलनी चाहिए थी, और आज मेरे पिता तुम्हारी नादानी की सजा भुगत रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? बस बहुत हो गया, मैंने कह दिया ना कि मैं रास्ता ढूंढूंगा। क्या तुम अपना ये चिल्लाना बंद कर सकती हो? हेमंत ने अचानक गुस्से में दहाड़ लगा दी, जिससे जूही डरकर कांप उठी। हेमंत हमेशा से उसके सामने एक शांत और सौम्य पति की तरह पेश आया था। उसने कभी उस पर हाथ या आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन इस वक्त डर और असफलता का गुस्सा एक साथ फूट पड़ा और जूही ने आवेश में आकर अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर जोर से खरोंच दिया। गलती तुमने की है, और ऊपर से तुम मुझे ही चुप रहने को कह रहे हो। हेमंत, क्या तुम्हारे सीने में दिल नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं? पति पत्नी के बीच इस भयंकर झगड़े की आवाज उस छोटे से घर की दीवारों को चीरती हुई बाहर तक पहुंच गई। उसी वक्त हरवंश को भी जूही के परिवार पर पड़ी इस आफत की खबर मिल चुकी थी। हालांकि लिन्युवान ने आकर उन्हें सीधे कुछ नहीं बताया था, लेकिन पुलिस विभाग से उन्हें सब पता चल चुका था। ये सच्चाई सुनते ही हरवंश का चेहरा सफेद पड़ गया था। भले ही पुलिस के हाथ सीधे तौर पर हेमंत के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं लगे थे, लेकिन हेमंत और रमेश गुप्ता की गहरी घनिष्ठता किसी से छिपी नहीं थी। इसके अलावा रमेश गुप्ता ने ही हेमंत के लिए कई गैरकानूनी जुगाड़ किए थे, इसलिए हरवंश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि इस तस्करी से हेमंत का कोई लेना देना नहीं है। ये नालायक और पापी औलाद। सुमित्रा अपने पति के लिए खास टॉनिक सूप लेकर कमरे की तरफ आ रही थी। जैसे ही उन्होंने हरवंश के मुंह से अपने बेटे के लिए ऐसे कड़े शब्द सुने, उनके हाथ कांप उठे। जूही का मिजाज थोड़ा तेज है और अपनों पर मुसीबत आने पर उसका घबरा जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आकर हंस होकर हेमंत से झगड़ने लगे। सुमित्रा को इस बात की भनक तक नहीं थी कि हेमंत ने पर्दे के पीछे कौन से काले कारनामे किए हैं, इसलिए वो हमेशा की तरह अपने बेटे की ही साइड ले रही थी। हालांकि उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी यह बात हरवंश के गुस्से को और भड़का देगी। एक ममता से अंधी माँ ही अपने बच्चे को इस तरह बिगाड़ती है। हेमंत आज जिस बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है, उसकी सबसे बड़ी गुनहगार तुम हो। आखिर हेमंत ने ऐसा क्या कर दिया है? पुरानी हरवंश, तुम अपना सारा गुस्सा और कुंठा मेरे बेटे पर क्यों उतार रहे हो? सुमित्रा घबरा भी गई और गुस्से से कांप भी उठी। उनकी नजरों में उनका बेटा दूध का धुला था, जिसे उनके पति कभी सीधी नजरों से देखना ही नहीं चाहते थे। सुमित्रा को भीतर से एक अनजाना डर सता रहा था, इसलिए वह ज्यादा सवाल नहीं कर पाई, लेकिन वे अपने पति द्वारा अपने बेटे को गलत ठहराए जाने पर चुप भी नहीं रह सकती थी। चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ। हरवंश अब उनसे एक भी शब्द सुनने के मूड में नहीं थे। तस्करी और दलाली कोई मामूली जुर्म नहीं था। अगर यह कोई और होता तो वे उसे खुद जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देते, लेकिन वह शख्स उनका अपना खून था। भले ही हरवंश अनुशासन के मामले में बहुत सख्त और कठोर माने जाते थे, लेकिन इस मोड़ पर आकर उनका दिल भी कांप उठा था। सुमित्रा गुस्से और खींच से भरी हुई वहां से बाहर निकली और सीढ़ियों पर ही उनकी नजर हेमंत पर पड़ी। अपने बेटे के चेहरे पर खून की ताजी खरोंचें और घाव देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। ये जूही भी बिल्कुल बदतमीज हो गई है। उसके मायके पर मुसीबत आई है, तो क्या वह अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालेगी? अगर उसका ऐसा ही रवैया रहा, तो मैं कहती हूँ कि तुम फौरन इसे तलाक दे दो। हेमंत खुद भी उस औरत से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन जूही के पास उसकी तस्करी से जुड़े कुछ ऐसे सबूत थे, जिनकी वजह से वो उससे अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जैसे ही उसने अपनी मां को हरवंश के कमरे से निकलते देखा, वह डरकर थोड़ा पीछे हट गया। क्या पिताजी ने कुछ कहा? सुमित्रा ने अपने बेटे के जख्मों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे पिता कह भी क्या सकते हैं? वैसे भी वे इस घर में कितने दिन रुकते हैं? तुम और जूही थोड़ा संभल कर रहा करो। ये सुनकर हेमंत ने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। मैं समझ गया हूँ माँ।
अध्याय 80 बदला। ही लिन्युवान को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जनरल हरवंश खुद उनसे मिलने आएंगे। कमिश्नर, आपने मुझे बुलाया। उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कमरे का दरवाजा खटखटाया और फिर देखा कि जनरल हरवंश राजनीतिक कमिश्नर के कार्यालय में बैठे हुए हैं। ही लिन्युवान की आंखें एक पल के लिए ठिठकी और फिर उन्होंने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। उनके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। ये देखकर हरवंश के दिल में एक हुक सी उठी, लेकिन वे इसके लिए ही लिन्युवान को दोषी नहीं ठहरा सकते थे, क्योंकि इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ वे खुद थे। कमिश्नर मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने आगे बढ़कर हे लिन्युवान के कंधे पर हाथ रखा, फिर हरवंश की तरफ इशारा करते हुए बोले, आपके पिता खुद चलकर मेरे पास आए और कहा कि वे आपसे मिलना चाहते हैं। यह अजीब बात है कि बाप बेटे होने के बावजूद तुम्हारे बीच इतनी दूरियां हैं कि मुझे बीच में आकर पैगाम पहुंचाना पड़ता है। इतना कहने के बाद उन्होंने फिर से हरवंश की तरफ देखा और बोले, पुराने दोस्त हरवंश, मैंने आपके कहने पर लड़के को बुला लिया है। अब जरा अपने इस कड़े मिजाज को काबू में रखना और मेरे जवान को ज्यादा डराना धमकाना मत। फौज के इन अधिकारियों को हे परिवार के भीतर चल रहे पारिवारिक कलह के बारे में अच्छी तरह पता था और वे मन ही मन हे लिन्युवान के प्रति सहानुभूति रखते थे। लेकिन आखिर खून का रिश्ता था। भले ही हरवंश अपने बेटे के प्रति बहुत कठोर रहे थे, लेकिन देश के प्रति उनकी निष्ठा में कोई खोट नहीं थी। वे भी यही चाहते थे कि किसी तरह इन दोनों बाप बेटे के बीच की दीवार गिरे और उनके रिश्ते सुधर सकें। दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया, जिससे कमरे में सिर्फ हरवंश और हे लिन्युवान अकेले रह गए। ही लिन्युवान दरवाजे के पास ही मुस्तैद खड़े थे। उनकी निगाहें झुकी हुई थीं और उनके शरीर की भाषा से साफ झलक रहा था कि वे किसी को भी अपने करीब नहीं फटकने देना चाहते। हरवंश ने अपने दोनों हाथ मुट्ठी में भींच लिए और भारी आवाज में बोले, क्या जूही के परिवार की गिरफ्तारी के पीछे तुम्हारा हाथ था? वे हमेशा से अनुशासन और सख्ती के आदी रहे थे और उनका हर वाक्य ऐसा लगता था जैसे वे किसी माथत को सजा सुना रहे हों। अपने पिता के इस सख्त लहजे को सुनकर हे लिन्युवान के होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई, जिसे देखकर हरवंश के भीतर एक अनजाना डर समा गया। मैं तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। जूही के परिवार ने जिस तरह से तस्करी और अवैध कारोबार फैला रखा था, उनका पकड़ा जाना कोई अन्याय नहीं है। लेकिन तुम्हें इस सारी जानकारी का सुराग कहाँ से मिला? उन्होंने थोड़ी बेचैनी से सफाई देनी चाहिए, लेकिन इतने सालों की खंदक इतनी आसानी से नहीं भर सकती थी। ही लिन्युवान की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जब मैं अस्पताल में भर्ती था, तब मेरी मुलाकात यू परिवार के दो भाइयों से हुई थी। उन्होंने हेमंत के साथ मिलकर एक कीमती जैद के सौदे की बात की थी। ही लिन्युवान ने ईशानी का नाम पूरी तरह छुपा लिया और बस इतना बताया कि उन्हें यू परिवार और हेमंत के बीच चल रहे इस गैरकानूनी सौदे की भनक लग गई थी। भले ही हरवंश को इस बात पर थोड़ा अचंभा हुआ, लेकिन उन्होंने आगे और कोई सवाल नहीं पूछा। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि उनका बेटा उनसे इतनी बात करने को भी तैयार हो गया था। जूही के परिवार का मामला तो असल में उनके लिए बातचीत शुरू करने का एक बहाना भर था। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे की आंखों में हल्की सी झुंझलाहट देखी, हरवंश ने तुरंत अपनी असली बात कह दी। तुम्हारा वह पुराना कमरा अभी भी वैसे ही सुरक्षित है। इस बार नए साल पर अपनी पत्नी और बच्चों को घर ले आओ। इंसान जब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाता है, तो पुरानी जिद और अहंकार का बर्फ पिघल जाता है और उसके दिल में सिर्फ अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की तड़प बचती है। ही लिन्युवान ने सिर उठाकर अपने पिता को देखा। उनके मुंह से जो इनकार के शब्द निकलने वाले थे, वे उस बूढ़े पिता की कनपटी पर बिखरे सफेद बालों को देखकर राख बनकर उड़ गए। देखते हैं, उन्होंने न तो साफ मना किया और न ही कोई पक्का वादा किया, लेकिन इतना कहना ही हरवंश के लिए बहुत था और वे खुशी से झूम उठे। ठीक है, मैं वापस जाते ही आंटी सुमित्रा से कहूंगा कि वो कमरा ठीक से साफ करवा दें। बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं, इसलिए उनके रहने के लिए एक अलग कमरा तैयार करना होगा और उनके कपड़ों लत्तों का इंतजाम भी अभी से करना शुरू कर देंगे। इस वक्त हरवंश किसी फौज के सख्त कमांडर जैसे नहीं, बल्कि एक बेहद ममतालू और बूढ़े बुजुर्ग जैसे लग रहे थे। ही लिन्युवान का मन अजीब सी कश्मकश में डूब गया। शायद खुद एक पिता बन जाने के बाद उनके दिल में जवानी के दिनों की वो कड़वाहट और गुस्सा अब काफी हद तक कम हो चुका था। उन्होंने अपने पिता का मजाक नहीं उड़ाया। ईशानी और बच्चे घर जाना चाहते हैं या नहीं, ये पूरी तरह उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। इस मामले में वे अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते थे। उधर हेमंत कई दिनों तक इस डर में जीता रहा कि कहीं पुलिस उसके दरवाजे तक न पहुंच जाए, लेकिन गनीमत ये रही कि पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा और जनरल हरवंश भी जैसे इस बात को भूल गए थे। ये देखकर कि देश में नई आर्थिक नीतियों का दौर शुरू होने वाला था और उसके पास कोई बिजनेस फंड नहीं था, हेमंत ने अपनी घबराहट और जोखिम को दरकिनार करते हुए एक बार फिर योगेश और विक्रम भाइयों से संपर्क करने का फैसला किया। हेमंत भाई, बात यह नहीं है कि हम आपको वज़ैद बेचना नहीं चाहते, सच तो यह है कि अब वो हमारे पास है ही नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह कैसे गायब हो सकता है? हेमंत का चेहरा डर और गुस्से से पीला पड़ गया। जूही के पिता रमेश गुप्ता के साथ जो पुरानी और ऐतिहासिक चीजें उसने छुपाई थी, वे सब पुलिस के छापे में जब्त हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ यू परिवार वाला गर्म जैद ही एकमात्र ऐसा जरिया बचा था, जिसे बेचकर वह अपनी नई कंपनी के लिए पूंजी जुटा सकता था। यह उसके भविष्य और बिजनेस करियर का सवाल था, इसलिए इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए थी। यू परिवार के दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर लाचारी से मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैला दिए। बुजुर्गवार ने उसे किसी को उपहार में दे दिया है। किसे दे दिया? योगेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें खुद नहीं पता कि उन्होंने किसे दिया है, लेकिन विक्रम और मैंने मिलकर घर से लेकर अस्पताल के कोने कोने की तलाशी ले डाली, पर हमें वो कहीं नहीं मिला। उन्हें अभी तक ये पक्का यकीन नहीं था कि उनके पिता की वो बात सच थी या नहीं कि उन्होंने जैद किसी को दे दिया है, लेकिन ये हकीकत थी कि वह गर्म जैद अब गायब हो चुका था। हेमंत समझ गया कि इन दोनों नालायक भाइयों से उसे कोई पुख्ता जानकारी मिलने वाली नहीं है, इसलिए वह गुस्से और खीज से भरे चेहरे के साथ सीधे यू अंकल के अस्पताल की तरफ चल पड़ा। भले ही वह जैद किसी को भी दिया गया हो, लेकिन उस शख्स का हाल ही में यू अंकल से संपर्क रहा होगा और वो यकीनन इसी अस्पताल के आसपास का होना चाहिए। हेमंत के संबंध अस्पताल में जूही की सहेली कियान किया से थे, इसलिए थोड़ी बहुत छानबीन के बाद उसे सच का पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी। तुम कह रहे हो कि ईशानी ने यू अंकल की देखभाल की थी? ईशानी? आखिर हर जगह यही लड़की क्यों सामने आ जाती है? जब भी ईशानी का नाम उसके सामने आता था, हेमंत के सीने में जलन और हार की चीज उठने लगती थी। इस दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं थी जो उसके प्रपोजल को ठुकरा सके, और ईशानी इस मामले में इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने उसे इस तरह दुत्कार दिया था। कियान ने हेमंत के काले पड़ते चेहरे को देखा तो उसके अंदर की ईर्ष्या और भड़क उठी। ये गांव से आई छछोर लड़की सचमुच बहुत शातिर है। न सिर्फ उसने यू अंकल की गंभीर बीमारी को ठीक कर दिया, बल्कि यहाँ तक कि कैप्टन हे भी उसकी तरफ खासे आकर्षित हैं। कैप्टन हे? हेमंत ने चौंक कर पूछा। दिल्ली में हे उपनाम वाला सिर्फ एक ही बड़ा फौजी अधिकारी था, ऐसा तो नहीं कि वह? कियान उसकी इस प्रतिक्रिया से थोड़ी चौंकी और फिर उसे हे लिन्युवान और हेमंत के रिश्ते का वह कड़वा सच याद आ गया। उसे हे परिवार के अंदरूनी झगड़ों की पूरी गहराई पता नहीं थी, इसलिए वह अपनी तरफ से हेमंत को चिढ़ाने के लिए यह बात बोल रही थी। अरे वही तुम्हारे अपने बड़े भाई हे लिन्युवान। धड़ाम। हेमंत के हाथ में जो पेन था वह झटके से छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया और उसके पूरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं।
तो ये बात है, तभी मैं कहूँ, हेमंत का रंग कागज की तरह सफेद पड़ गया था, जिसे देखकर किया भी डर गई। हेमंत भाई, तुम्हारी ये हालत क्यों हो रही है? मुझे डराओ मत। हेमंत ने उसे एक झटके में परे धकेल दिया और लंबे-लंबे कदम बढ़ाता हुआ वहां से बाहर निकल गया। अब जाकर उसे इस बात की पहेली समझ आई थी कि उसकी तस्करी का भंडाफोड़ इतनी आसानी से कैसे हो गया था। साफ था कि यू परिवार के साथ उसकी हर एक चाल और सौदेबाजी सीधे तौर पर हे लिन्युवान की पैनी नजरों के दायरे में थी। इस वक्त हेमंत के मन में हे लिन्युवान के खिलाफ जहर भर चुका था। ये सौतेला बड़ा भाई और कोई नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। जहां जहां वह जाता था, वहीं उसकी बर्बादी की इबारत लिखी जाती थी। क्या इस बात की खबर उसके पिता को भी है? गुस्से से पागल हुआ हेमंत किया के सवालों को अनसुना करता हुआ सीधे अपने घर की तरफ भागा चला जा रहा था। उसी वक्त घर पर हरवंश लौट चुके थे और आंटी सुमित्रा के साथ मिलकर घर की साफ सफाई की तैयारियों में जुटे थे। ये पहली बार होगा जब लिन्युवान की पत्नी और उसके दोनों बच्चे इस घर में कदम रखेंगे। पता नहीं वे यहाँ के माहौल में ढल भी पाएंगे या नहीं। आंटी सुमित्रा मुस्कुराते हुए उन्हें इस तरह बच्चों की तरह उत्साह में डूबे देख रही थी। आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, फिर उनके नाखुश होने का सवाल ही कहाँ उठता है। इतना कहते कहते उनकी आंखें एक पल के लिए नम हो गईं। सुश्री रूमा के इस दुनिया से जाने के बाद से उन्होंने कभी हरवंश को इस तरह घर बसाने के लिए बेचैन होते नहीं देखा था। सुमित्रा चाहे जितनी भली क्यों न हो, लेकिन वे रूमा की जगह कभी नहीं ले सकती थी। इंसान चाहे जितना निष्पक्ष होने का नाटक करे, लेकिन अपनापन अपनी जगह बना ही लेता है, और आंटी सुमित्रा भी इसका अपवाद नहीं थी। घर के बाहर खड़ा हेमंत काफी देर से इन दोनों को इस तरह खुश होते हुए देख रहा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसके चेहरे के भाव और ज्यादा ठंडे और खौफनाक होते जा रहे थे, और उसकी आंखों में नफरत की आग साफ झलक रही थी। ये कितनी विडंबना की बात थी कि वह इतने दिनों तक इस गलतफहमी में जी रहा था कि ये परिवार की हर एक चीज पर सिर्फ उसी का हक है। लेकिन आज सच उसके सामने नंगा नाच रहा था। हरवंश कभी उसे अपना मानते ही नहीं थे। उनके दिल में तो बस वही भागा हुआ बड़ा बेटा ही लिन्युवान बसा हुआ था। पुराने जख्म और नए घाव एक साथ हरे हो चुके थे, और अब हेमंत इस अपमान को और नहीं सह सकता था। वो किसी भी कीमत पर हे लिन्युवान के उन दोनों बच्चों को दिल्ली लौटने नहीं देगा, और हे परिवार की विरासत को कोई दूसरा शख्स उससे नहीं छीन सकता था। हेमंत ने अपनी हथेलियों को कसकर भींच लिया और अपने मन में एक बेहद खतरनाक और घिनौना फैसला कर लिया। क्या जनरल हरवंश अपने पोतों से मिलने के लिए बेताब हैं? ठीक है, तो वह उनकी इस इच्छा को जरूर पूरा करेगा। बस वो इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता था कि वे बच्चे जिंदा सलामत इस घर की देहली पर पहुंचेंगे या नहीं। इधर ईशानी इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि हेमंत उनके खिलाफ क्या साजिश रच रहा है। पुरानी ऐतिहासिक चीजों की तस्करी रुक जाने के बाद उनकी तरफ से अब सारी चिंताएं खत्म हो चुकी थीं। जब भी उन्हें कॉलेज से फुर्सत मिलती, वह बाजार निकल जाती और अपने दोनों बच्चों के लिए प्यारे प्यारे तोहफे खरीदती। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि अंधेरे की आड़ में एक भयानक तूफान उनका रास्ता देख रहा था, जिसका एहसास उन्हें तब हुआ जब वह आधी रात को एक डरावने सपने से चीखकर उठी। ईशानी अंधेरे कमरे में बिस्तर पर अकेली बैठी थी। उनका दिल किसी हथौड़े की तरह तेजी से धड़क रहा था। उनके दोनों बच्चों की वह दर्दनाक और बेमौत मौत का खौफनाक मंजर अभी भी उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। ईशानी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा?